देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। देखो तो हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन एबीसी एनालिसिस पे है, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला ठीक है। बोला है कि ए फैक्ट्री यूजेस 4000 वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो एक फैक्ट्री है जहां पर 4000 वेराइटीज का इन्वेंट्री है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड। ठीक है, तो इन्वेंट्री का यूज कैसे होता है, मतलब कितनी क्वांटिटी में, और इन्वेंट्री को कितना हम लोग होल्ड करके रखते हैं, मतलब कितना परसेंट हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, मतलब उसको स्टॉक करके रखना, मतलब होल्ड का मतलब क्या है, कितना रहेगा। ठीक है, तो उसका इंफॉर्मेशन हमें कंपाइल करके दिया हुआ है। जैसे कि नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री बोल रहा है कि क्या कितने वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री है, बोल रहा है 3875 नंबर, ये नंबर है, इतने सारे आइटम है, आइटम या इन्वेंट्री। ठीक है, मतलब इतने तरीके का स्टॉक है, इतने तरीके का स्टॉक है और इतने तरीके का स्टॉक है। तो बेसिकली तीन तरीके के कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ स्टॉक है जो है 3875 क्वांटिटी में, कुछ 110, कुछ 15। अगर टोटल करोगे तो देखना इसका आंसर 4000 आएगा। मैंने लास्ट क्लास भी कंप्लीट होने के पहले ये जितना बताया था। ठीक है, ये देख लो 3875, 110 और 15, ये ऐड करने से हम लोग का आ जाता है 4000। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज दिया है, तो ये परसेंटेज देखो, मैंने बोला था ये यहाँ लगाया हुआ नहीं, ये लाइन ये एक्चुअली टोटल बताया जा रहा है, ये टोटल है। ठीक है, तो ये टोटल 100 दिया हुआ है। बोल सकते हो ये किस चीज का परसेंटेज दिया हुआ है, क्या घर पे देखा था कि मैंने बोला था ना क्वेश्चन देखने के लिए, तो बोलो अगर देखा है तो बता सकते हो जल्दी, अगर नहीं देखा तो अभी ढूंढना पड़ेगा। देखते देखा है कि नहीं, बोलो कि ये किस चीज का परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ तो बोला नहीं है कैसे करके आया है, लेकिन तुम लोगों ने फाइंड आउट किया कि ये किस चीज का परसेंटेज दिया हुआ है। मैम इन्वेंटरी में होल्ड करने का परसेंटेज। ये होल्डिंग परसेंटेज तो देखो यहाँ दे रखा है। ये कैसे आया है, कितना क्वांटिटी में है, ये देखो 3875 जो है वो आउट ऑफ कितना है, 3875 जो नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज है, नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ इन्वेंट्री, वो आउट ऑफ कितना है, 4000। ठीक है, तो इंटू 100 अब करके देखो कितना आता है। ये देखो आया। ये थोड़ा देखने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, थोड़ा अगर हम लोग खुद से भी करते हैं ना, तो फिर क्या है ना कि ज्यादा जो है समझ में अच्छे से आता है। ठीक है, हम तो बोलेंगे ही, लेकिन अगर खुद का भी थोड़ा अगर हम लोग दिमाग यूज करें तो बेटर होता है ना। ये देखो 96.875%, ये हो जाएगा 2.75। इसी तरीके से 110 है आउट ऑफ 4000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हम लोग का 2.750%, क्योंकि ये तीन डेटा लिया तो यहाँ भी जीरो लगा दिया, और 15 होने से 0.375% यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ कि फिर इसमें से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। इसमें से कौन सा हम लोग का ए और कौन सा बी कौन सा सी होगा, क्या जस्ट ये देख के हम लोग बोल सकते हैं कि हमें ये एबीसी एनालिसिस पे देना है ना, इसमें से कौन से आइटम को हम लोग ए कैटेगरी में सिलेक्ट करें, किसको बी में और किसको सी में। ये क्वांटिटी है, परसेंटेज नंबर मतलब तो क्वांटिटी होता है ना, नंबर का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी का परसेंटेज बताया है। आगे का अगर हम लोग नहीं भी देखे, जस्ट इतना देख के बता सकते हो कौन सा ए आइटम में देंगे, कौन सा बी और कौन सा सी। मैम 0.375% वाला ये, 2.750% ये बी होगा, और 96.875% सी। सी होगा। ठीक है, क्योंकि जो क्रिटिकल आइटम होता है या फिर जो हेवी, मतलब ये देखो मैंने लिखवाया था। ठीक है,
लेस नंबर ऑफ आइटम जो होता है, इसमें सबसे लेस नंबर ऑफ आइटम कौन सा है? 15, उसका परसेंटेज देखने से भी पता चलेगा, तो ये ए हो जाएगा। और जो मॉडरेट है, इन तीनों में मॉडरेट 110 है, ठीक है, तो वो बी हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एबीसी का ये सिस्टम था, ठीक है। अच्छा, एबीसी के सिस्टम में ना और एक चीज लिख लेना चाहिए, वो मैंने नहीं लिखवाया, हम भूल गए, ठीक है, हम यहाँ से दिखाते हैं, देखो ये वाला लिखना चाहिए। तो ए कैटेगरी का आइटम हाई प्राइस होता है, इसका रिक्वायरमेंट भी हेवी होता है, इसका रिक्वायरमेंट मॉडरेट और इसका रिक्वायरमेंट लेस होता है, तो वो पॉइंट भी थोड़ा सा वहां लिख लेने से बेटर होगा, ठीक है। तो हम लिखवा देते हैं, यहाँ पर तुम लोग लिख लो, दीज आर हेवी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। हेवी इंपॉर्टेंट, ये देखो, हेवी इंपॉर्टेंट का मतलब जो है यूसेज हाई, ठीक है, यूसेज जो है हाई है, ठीक है। इसका यूसेज मॉडरेट, मॉडरेट, ठीक है। और इसका यूसेज जो है लो। इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, तो हम लोग को करने क्या बोला था, हमें वही कैटेगरी बताना है कि एबीसी कौन सा होगा, तो हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसका क्या करें, क्योंकि हमें कमेंट करना है, तो कमेंट करने का मतलब है हमें नंबर के हिसाब से भी कमेंट करके बताना है कि नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा हो रहा है। अब ये बोला है परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, मतलब एवरेज ये इन्वेंट्री कितना हमारे पास रहता है। जैसे कि देखो, ये हम लोगों ने ये जो इन्वेंट्री है, ये हमारे पास 20% रहता है, ये हमारे पास 30% रहता है, ये हमारे पास 50% रहता है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर 20, 30 और 50% बोला है। और परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज, यूज कैसे होता है, देखो ये सबसे कम है इसका यूसेज, ठीक है। फिर इसका यूसेज देखो, इसका यूसेज थोड़ा सा ज्यादा, इसका यूसेज सबसे हाई। तो अभी मैंने यूसेज लिखा है, ये हम लोगों ने ए माना था, ये बी माना था, ये सी, ठीक है। तो अभी मैंने बोला, जो वहां पर मैंने पॉइंट ऐड किया ना कि उसका यूज लिखो, तो यूज जो है सबसे ज्यादा, मॉडरेट और सबसे कम होता है, ठीक है। और परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, अब देखो जो सबसे ज्यादा महंगा है कौन सा है, सबसे ज्यादा महंगा हम लोग का ये वाला है, सबसे कम क्वांटिटी में रहेगा। परसेंटेज वैल्यू, वैल्यू मतलब इसका क्या होता है, वैल्यू मतलब ये चीज कौन सी परसेंटेज को बता रहा है, बोल सकते हो वैल्यू मतलब क्या होता है। किसी चीज का वैल्यू मतलब किस तरीके से उसे डिफाइन करेंगे, क्वांटिटी मतलब नंबर में डिफाइन होता है, वैल्यू मतलब, बोलो वैल्यू मतलब, जैसे मोबाइल का वैल्यू कितना है तो कैसे बताओगे, एक मोबाइल है, सभी के पास है ना मोबाइल लैपटॉप, तो जो जिसके पास जो भी है मोबाइल लैपटॉप, अपने अपने मोबाइल का वैल्यू पता है ना, तो वैल्यू मतलब क्या, क्या बताओगे, कोई पूछेगा तो। मैम कॉस्ट। हाँ, कितने रुपए का है, तो ये सब क्या बता रहा है, वैल्यू मतलब तो रुपीज होता है ना। तो ये जो है, मतलब ये जो आइटम है 15 आइटम्स, इसका वैल्यू परसेंटेज में अगर बताए 50%, मतलब इसका महंगा ये कितना, मतलब ये 50% प्राइस, मतलब अगर 100% प्राइस में अगर हम लोग पूरे स्टॉक को डिफाइन करें, उसमें से 50% ये वाला आइटम का प्राइस है, 30% ये वाला आइटम का प्राइस है, और 20% ये वाला आइटम का प्राइस है, तो उसके हिसाब से भी कौन एबीसी हो रहा है। ए तो मतलब सबसे महंगा आइटम, तो सबसे महंगा कौन सा है, बोलो। अगर मेरा टोटल कॉस्ट 100% है, मुझे कॉस्ट यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है, कि मेरा 50,000, 60,000, 1 लाख पूरा नहीं बताया, लेकिन मुझे अगर कॉस्ट को परसेंटेज में बता दिया है कि टोटल कॉस्ट 100% है, अगर 100% मेरा ये गोडाउन में जो भी स्टॉक है, अगर उसका वैल्यू, वैल्यू मतलब रुपीज में अगर बताए, वो अगर 100% है, तो बोल रहे ये वाला आइटम का वैल्यू है 20% टोटल आइटम के वैल्यू का, ये एक है 30% और एक है 50%, तो बोलो कौन सा ए होगा इसमें से, कौन सा बी कौन सा सी। अगर हम लोग एबीसी ऐसे नहीं फाइंड आउट कर पाते, या ये पॉइंट नहीं होता, तो ये देख के कैसे बताते कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी। तो ए आइटम का वैल्यू क्या होता है, कम या ज्यादा, देखो ए और सी, मैम सी ज्यादा ही होता है। ज्यादा होता है, तो फिर ए कौन सा होगा, 50। 50. 50%। और सी कौन सा होगा, जो सबसे कम होता है, बीच वाला जो मॉडरेट है वो बी होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या सोचना है, वैल्यू मतलब रुपीज, ठीक है, कितना वैल्यू है, मतलब ये जो आइटम दिख रहा है गोडाउन में, ये जो मैंने ऐसे ऐसे लिखा है, तो ये कितने रुपए का है, वैल्यू मतलब कितना रुपया, ठीक है।
और बोल रहा है एंड प्रोडक्ट में इसका यूसेज उसके बेसिस पे, तो यूसेज मैंने तब नहीं लिखवाया था, अब लिखवा दिया। ए कैटेगरी वाले आइटम का यूसेज सबसे हाई होता है, ठीक है, तो ये हो गया। देखो सबसे हाई, ये तो मेरा देखो, ये भी ए आया, बी आया, सी आया, सेम ही आएगा ना, अलग अलग तो नहीं आएगा, लेकिन हम तुम लोग को जो है फाइंड आउट करना सिखा रहे हैं। ये एबीसी, ये भी एबीसी, तो ये भी एबीसी ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दूसरा पॉइंट होगा ही नहीं। अगर ये मेरा आंसर एबीसी होगा तो सभी ऐसे ही बनेगा, अलग थोड़ी ना बनेगा। लेकिन हम लोग हर एक पॉइंट से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वही हम लोग देख रहे हैं। अब कंजम्पशन जिसका सबसे हाई है वो ए, सबसे लो जो है वो सी, और बीच वाला मॉडरेट बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज हो गया, ये तो आसान है, देखो आइडेंटिफाई करना कोई बड़ा बात नहीं, बस ये समझना पड़ेगा कि वैल्यू का मतलब क्या है, ये सब अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ ले तो और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें करना है हम लोग को कमेंट, ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या है, हमें कमेंट करना है कि क्यों हम लोगों ने इस आइटम को ए माना, इसी आइटम को बी माना, या इसी आइटम को सी माना, वो विथ रीजन हमें बताना है, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा लिखवा देते हैं। मैंने बोला था थोड़ा सा देखने के लिए, देखो इलास्ट्रेशन में, चलो ठीक है, अभी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आइटम, 15 नंबर आइटम ए है, तो ऐसे लिखो 15 नंबर ऑफ इन्वेंट्री गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. 15 number of inventory item should be classified as a category item। इसे एक कैटेगरी आइटम बोले, क्यों, क्योंकि तीनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। पहला, ये सबसे कम क्वांटिटी में है, ठीक है, ये देखो 0.375, ये किस चीज का परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ से मैंने कैलकुलेट करके तुम लोग को दिखाया किस चीज का परसेंट, नंबर, तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ये आइटम का क्या होना चाहिए, सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्टिट्यूट 0.375% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री का, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री का इतना ये कंटेन कर रहा है, ठीक है, विच इज मिनिमम, जो सबसे कम है, एज पर गिवन क्लासिफिकेशन इन द टेबल, ठीक है। तो एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना जरूरी नहीं है, मेन कंसेप्ट पता है, अब अपने हिसाब से तुम लोग लैंग्वेज यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग बोलेंगे, ये हो गया क्वांटिटी के बेसिस पे, इसके बाद आ जाएगा ये 20, 30, 50, मतलब वैल्यू बेसिस पे। तो टोटल वैल्यू का 50% जो है आइटम नंबर 15 ले रहा है, तो फिर वो हमारा ए आइटम हो जाएगा। तो 50% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग which is maximum according to table। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. उसके बाद देखो ये जो है हाईएस्ट कंजम्पशन है, तो फिर ये ए कैटेगरी में आएगा, हाईएस्ट इन कंजम्पशन about
85% ऑफ स्टॉक यूसेज या फिर इन्वेंट्री यूसेज। ठीक है, तो जो 3 पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया उसी 3 पॉइंट को अपने हिसाब से लिख के दिखाना है। पहला बात कि क्वांटिटी कम है और वैल्यू सबसे ज्यादा है पूरे टेबल में जो भी हमें डेटा मिल रहा है, और इसका कंजम्पशन भी सबसे हाई है अकॉर्डिंग टू द टेबल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट वाला आइटम लिखेंगे, ये 110। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर सेकेंड हम लोग लिखेंगे 110 नंबर। ओके, ये वाला देखो 110 नंबर बी कैटेगरी में आ रहा है। 110 नंबर आइटम इज ऑफ बी कैटेगरी। It constitute 2.750% of total number of varieties of inventory। तो जितने तरीके का इन्वेंट्री है उसमें ये जो है 2.750 वैल्यू कंस्टिट्यूट कर रहा है। फिर मॉडरेट इसमें इन्वेस्टमेंट मॉडरेट है, ये 20% कम, ये 50% ज्यादा, ये 30% है, तो मॉडरेट। तो मॉडरेट इन्वेस्टमेंट is involved, that is 30% of total of stock। थर्ड नंबर में कंजम्पशन भी इसका मॉडरेट है 10%, मतलब कंपेयर टू अदर टू। ठीक है, बाकी दोनों के कंपैरिजन में तो मॉडरेट लिखूंगी इसमें, क्योंकि वैसे बी कैटेगरी में मॉडरेट होता है। मॉडरेट इन कंजम्पशन involved, that is 10% हो गया। फिर नेक्स्ट ये 3875 नंबर आइटम जो है, 3875 नंबर ऑफ varieties of inventory item is classified as C कैटेगरी। इसे हम लोग C कैटेगरी में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? देन रीजन, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है 96.875%, कंस्टिट्यूट 96.875% of total variation of inventory item हैंडल बाय स्टोर ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ चेंज कर दिया, बात एक ही है कि इतना परसेंट, इतना वेरिएशन, टोटल वेरिएशंस का 96.875% ही ये ना, ये 3875 नंबर आइटम जो है होल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब स्टोर में या मतलब फैक्ट्री में जो स्टोर है उसमें जितने भी आइटम है उसमें सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, और इसका जो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट किया गया है? 20%। ठीक है, तो इसका वैल्यू सबसे कम है। required about 20% of investment of total inventory holding। टोटल इन्वेंट्री जितना है उसका सिर्फ 20% वैल्यू ये एक्वायर कर रहा है, मतलब कम, और इसका कंजम्पशन भी कम है, ये हो गया 5%। ठीक है, तो मिनिमम इन्वेंट्री कंजम्पशन।
that is about 5% of inventory use. जितना इन्वेंट्री यूज करो उसका 5% हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग और एक थ्योरी लिखेंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपना एक थ्योरी, मतलब हम लोग जो थ्योरी लिखते हैं उसका बात कर रहे हैं, अपना थ्योरी बोल रहे हैं, मुझे क्या बोल रहे थे। अच्छा देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। तो ये जब हम लोग मेटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे ना, तब हम लोगों ने जब मेटेरियल का जो ये देखो कहाँ पर लिखा था, हम दिखा देते हैं। जैसे एबीसी एनालिसिस लिखा था ना, वैसे ही हम लोगों ने ये भी लिखा था। ये ये देखो यहाँ पर ये रहा, कंट्रोल ओवर मेटेरियल परचेस प्रोसीड्यूर। मेटेरियल परचेस प्रोसीड्यूर को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग अपने जो स्टॉक है उसको एबीसी एनालिसिस के थ्रू से मतलब सिलेक्शन करें कि हम लोग अपने जो इन्वेंट्री है उसे एबीसी कैटेगरी में देंगे, या फिर जस्ट इन टाइम एनालिसिस फॉलो करें। अब जिसको जो रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन वो करता है, ठीक है। तो जैसे एबीसी अगर किसी का इस तरीके का आइटम है, बहुत महंगा, मॉडरेट, बहुत सस्ता, ठीक है, तो फिर वो एबीसी एनालिसिस जो है चूज कर सकता है अपने मटेरियल के परचेस प्रोसीड्यूर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जीआईटी भी यूज होता है, ठीक है। तो अब जीआईटी है क्या वो हम बता रहे, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का हम पहले नॉर्मल बता देते हैं क्या होता है कि हम लोग ऐसे किसी सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हमें जब भी मटेरियल का जरूरत हुआ हम लोग उन्हें बोलेंगे कि ये मटेरियल दे दीजिए, तो वो तुरंत हमें दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है तुरंत। तो जस्ट इन टाइम मतलब जब बोला तभी उसी टाइम के अंदर आ जाना चाहिए। जैसे ऑर्डर दिया 5 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर, जैसे ऑनलाइन में खाना ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, वो टाइम जो बोलते हैं उसके अंदर आ जाता है। तो वैसे ही जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक जब हमें टाइम के अंदर मिल जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को जब जरूरत होगा हम लोग तभी ऑर्डर करेंगे, हम लोग उसे होल्ड करके नहीं रखेंगे। मतलब हम लोग अपने गोडाउन में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे नहीं, हम लोग इन्वेंट्री रखेंगे नहीं, बेसिकली हमें जब जरूरत होगा तब हम लोग उस इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, और ऑर्डर प्लेस करते ही हमें वो मिल जाना चाहिए, ठीक है, विद इन टाइम, ठीक है। अगर टाइम के अंदर नहीं मिल रहा है तो फिर वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री नहीं कहलाता है। तो इसका पॉइंट कुछ है, लिखो, गुड्स विल बी ordered when there is a requirement. तो जब जरूरत होगा तभी हम लोग गुड्स यानी स्टॉक का तब मतलब इन्वेंट्री को तभी ऑर्डर करेंगे जब जरूरत होगा, ठीक है। मतलब पहले से रखना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, गुड्स विल बी रिसीव्ड immediately after the order place, ठीक है। ऑर्डर प्लेस होने के बाद इमीडिएटली वो हमें आइटम मिल जाना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी फॉलो हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे दिया पता नहीं कब आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली मिल जाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर, इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इट इज ए सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट with an approach to have a zero inventories in stores.
ठीक है, मतलब हम लोग स्टोर में कोई इन्वेंट्री रखेंगे नहीं, ठीक है, तो इससे हमारा कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। देखो, क्योंकि इन्वेंट्री अगर रखोगे स्टॉक में तो उससे कैरी करने के लिए कैरिंग कॉस्ट लगता है ना। लेकिन ये अगर कोई जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है तो उसके स्टोर में जीरो क्वांटिटी में इन्वेंट्री रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे प्रोसेस में चल रहा है कि जब उसे इन्वेंट्री का जरूरत तो तभी मिल जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली मिल जाएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद ही उसे आराम से वो इन्वेंट्री मिल जाएगा। अगर ये सिस्टम होता है तो हम लोग उसे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखेंगे इन केस वन और मोर देन वन डे it is not applicable। Okay, इसको मैंने ये लिखने के लिए सोचा है कि अगर एक या उससे ज्यादा दिन लग जाएगा ऑर्डर आने में, ऑर्डर देने के बाद हम लोगों ने जो गुड्स का ऑर्डर दिया वो हमारे पास पहुंचने में एक या उससे ज्यादा दिन अगर लग जाता है तो फिर ये जेआईटी नहीं कहलाएगा, इसे जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी नहीं बोलेंगे। तो इन केस वन और मोर देन वन डे, एक दिन से अगर ज्यादा होता है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसे जो है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी नहीं बोलते, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तुम लोग चाहो तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ऐड करके इसको ठीक कर देना, ठीक है। तो मैंने जस्ट इतना लिखवाने का ये सोचा है कि अगर हमारे एक या उससे ज्यादा दिन लग जाता है देन वो हमारा जीआईटी नहीं होता है, क्योंकि रूल्स क्या है कि ऑर्डर प्लेस किया इमीडिएटली हमारे पास जो है स्टॉक आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच material should only be purchased when it is actually required in प्रोडक्शन। तो ऐसे सिस्टम में हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे स्टोर में जीरो इन्वेंटरी रहे, तो फिर जब प्रोडक्शन के काम पे जरूरत होगा तभी ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करेंगे जब जरूरत है वो तो ठीक है, पहले लाइन पे लिखा है, लेकिन सिर्फ तभी ऑर्डर करना चाहिए। जरूरत कौन सा जरूरत होना चाहिए? प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन अभी करना ही नहीं है फिर भी अगर हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, हम लोग 1 वीक बाद करेंगे, फिर भी अगर हम लोगों ने ठीक है 1 वीक बाद प्रोडक्शन करेंगे, ऑर्डर कर देते रख देंगे, तब वो जीआईटी नहीं कहलाएगा, ठीक है। जब प्रोडक्शन में वो चीज जरूरत होगा वो स्टॉक, ठीक है, तभी हमें उसका ऑर्डर प्लेस करना है। इट रिड्यूसेस, ये जो मेथड है ये हमें क्या रिड्यूस करके देगा? कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये कैरिंग कॉस्ट को हमें रिड्यूस करके देगा, क्योंकि जब कैरिंग कॉस्ट क्यों लगेगा, जब मेरे गोडाउन में स्टॉक रहेगा ही नहीं तो फिर कैरिंग कॉस्ट किस बात का? कैरिंग कॉस्ट तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये थियोरेटिकली पूछ लेता है कि जेआईटी बताओ, तो ये जेआईटी हो गया, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर मेटेरियल का लॉस वो लिख के दिखाते, ठीक है, उसका यूज करेंगे अभी जब हम लोग फीफो लिफो करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखते हैं लॉस ऑफ मेटेरियल, ये दूसरा थ्योरी है, ठीक है, लॉस ऑफ मेटेरियल। तो मेटेरियल का लॉस दो तरीके से होता है, ठीक है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में भी काम आएगा, अकाउंट्स में भी काम आता है, ठीक है। तो ये देखो लॉस ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल का दो तरीके का लॉस होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल लॉस जो है ना वो अनअवॉइडेबल है, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो अवॉइडेबल है, ठीक है, समझा देते हैं। अच्छा, अब अवॉइडेबल ये ओ लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल लॉस है ये अनअवॉइडेबल क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल लॉस जो है वो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, ठीक है, गुड्स का जो इनहेरेंट नेचर है। तो यहाँ पर पहले लिखते फिर बोलते हैं इनहेरेंट नेचर क्या है। इट इज ड्यू टू गुड्स इनहेरेंट नेचर, ड्यू टू inherent
नेचर ऑफ गुड्स, और ये वाला है, इसका कोई रीजन जो है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन रीजन, ठीक है। जैसे कि फ्लड हो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, फायर ऑकर्ड, आग लग गया, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने जो समझाने के लिए बोला, तो हम लोग का मेटेरियल दो तरीके से लॉस हो सकता है। एक तो उसका नेचर है, उतना लॉस वो होगा, हम लोग रोक नहीं सकते। जैसे जैसे अगर मान लो कि हम लोग जो है नेप्थोलिन रिलेटेड कोई काम कर, मतलब नेप्थोलिन का जिनका काम है, देखो नेप्थोलिन भी प्रोडक्शन होता है, उसका भी अलग अलग यूसेज होता है, ठीक है। तो नेप्थोलिन क्या होता है, वो हवा के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है, ठीक है, मतलब इवापोरेट होता है। या फिर स्पिरिट जो आइटम होता है, ठीक है, कुछ आइटम्स में से स्पिरिट वगैरह लगता है, ठीक है, तो वो स्पिरिट वगैरह क्या होता है, वो भी इवापोरेट होता है, ठीक है। या फिर कोई पेरिसेबल आइटम का बिजनेस करता है, जैसे हो गया फूल, ठीक है, फ्लावर, या फिर फ्रूट्स, ठीक है, फल का, ठीक है, या फिर फिश वगैरह। तो ये सब आइटम जो है ना, ये पेरिसेबल है। पेरिसेबल मतलब ये देखो, ज्यादा दिन तक हम लोग इसे फ्रेश नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि फिश को हम लोग लगातार बहुत दिन तक फ्रेश रख पाएंगे, वो खराब होगा ही होगा। मतलब बोल सकते हैं कि भगवान ने ऐसा ही उनका नेचर बनाया है। तो हर एक चीज का ना अपना अपना एक नेचर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम वो चीज अच्छा रहेगा। तो नॉर्मल लॉस हर एक बिजनेस में होता है, ठीक है। किसी का फिश का बिजनेस है, उसका भी नॉर्मल लॉस होगा कि इतने सारे फिश अगर वो लेता है बेचने के लिए, तो उसमें ये कुछ खराब निकल जाता है, ठीक है। जैसे देखो ना, बुक सेलर जो होते हैं, तुम लोग बुक्स वगैरह खरीदते हो, ठीक है, तो फिर वहां पर देखो कि कुछ बुक्स में ऐसा होता है ना कि पेज में कटिंग नहीं हुआ, या फिर पेज थोड़ा इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा पेज दिख रहा है, ऐसा होता है ना। या फिर थोड़ा सा दो तीन पेज जो है प्रिंट नहीं हुआ, तो ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। जब बहुत सारे बुक्स प्रिंट होके आते हैं, तो कुछ ना कुछ एक दो आइटम, जैसे अगर कोई 1000 पीसेस बुक्स ले रहा है, तो उसमें हो सकता है एक दो बुक्स वैसा डिफेक्टिव निकल जाए, तो वो नॉर्मल बात है। लेकिन 1000 का 1000 ही निकल गया, वो एबनॉर्मल बात है, ठीक है। तो नॉर्मल हर एक बिजनेस का एक नॉर्मल लॉस होता है। वो कैसे लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपीरियंस से, ठीक है। कि अगर आज हम एक बुक स्टॉल ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, तो मुझे नहीं पता है कि अगर हम 1000 पीसेज बुक्स बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो उसमें से कितना बुक्स जो है मतलब थोड़ा बहुत डिफेक्टिव हो सकता है, मुझे कोई नॉलेज नहीं। लेकिन इस बिजनेस को करते करते मुझे नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो हम फ्लावर का बिजनेस करेंगे, फूल बेचेंगे, ठीक है। अब फूल बेचेंगे, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा फूल कैसा होता है, किसका लॉन्जिविटी कैसा होता है। तो अगर मैंने 1000 पीसेस रोज ले लिए, तो उसमें से इतना सारा खराब हो जाएगा अगर हम नहीं बेच पाए, तो मुझे इसका नॉलेज नहीं है। लेकिन नॉलेज कैसे होगा, ये काम करते करते नॉलेज हो जाएगा। तो वही चीज होता है कि गुड्स का इनहेरेंट नेचर होता है, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो है उसका नेचर है कि वो इस तरीके से खराब होगा ही होगा। तो हर एक बिजनेस में कितना नॉर्मल लॉस होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है हमें पता चल जाता है, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये है कि जो हम लोग चाहे तो रोक सकते थे, लेकिन हम लोग रोक नहीं पाए। जैसे हमारे गोडाउन में हमारा स्टॉक चोरी हो गया, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे चोरी कैसे रोकेंगे, अगर पता होता तो रोक ही लेते। देखो वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल लॉस है उसे तो कभी नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम लोग अच्छा सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, कैमरा वैमरा लगा देंगे, तो मे भी चोरी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग ध्यान रखेंगे तो मे भी आग नहीं लगेगा। अब ये जो लापरवाही की वजह से ही तो आग वगैरह लगता है ना, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं जो होना है वो हो गया, वो तो अलग बात है। देखो वो उसके साथ तो अभी हम लोग पढ़ाई का कोई इस तरीके से रिलेशन नहीं निकाल सकते। बट इतना कहा गया है कि जो अवॉइडेबल चीज है वो एबनॉर्मल होता है। मतलब चोरी हम लोग चाहे तो रोक सकते थे, आग लगने से बचा सकते थे, ठीक है। अब फ्लड का बोलोगे तो ठीक है, फ्लड तो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, फ्लड को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बेसिकली बात इतना हो गया कि इनहेरेंट नेचर जो है, उसके अलावा अगर किसी तरीके का लॉस हुआ, तो उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। जिसका रीजन अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये फूल क्यों खराब हो गया, बिकॉज वो खराब होगा ही, देखो उसका नेचर ही वैसा है, ठीक है। ये फिश कैसे सड़ गया, ठीक है, तो वो तो उसका नेचर है। तो वो हो गया नॉर्मल और ये हो गया अननॉर्मल, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा वो लिखते हैं। देखो नॉर्मल लॉस अगर हो गया हमारे बिजनेस में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हम यहाँ पर नॉर्मल लॉस वाले में लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉस्ट will be
added to कॉस्ट ऑफ मेटेरियल। बताते हैं क्या लिखा है मैंने, पहले लिख लो। और एबनॉर्मल लॉस के केस में कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर चार्ज टू कॉस्टिंग PL can be recovered from customers। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से जितने रुपए का हमारा लॉस हुआ, ठीक है, अब लॉस को हम लोग रुपए में आइडेंटिफाई करेंगे। मान लेते हैं ये मेरा गोडाउन है, यहाँ पर मेरे गोडाउन में कुछ स्टॉक था, ठीक है, मान लेते मेरे गोडाउन में 1000 यूनिट स्टॉक था। कितने रुपए वाला? एट द रेट ऑफ 10 करके मान लेते हैं 10,000 रुपए का स्टॉक था, ठीक है। अब इसमें से 300 आइटम जो है वो चोरी हो गया, ठीक है, 300 आइटम चोरी हो गया, तो मेरा कितना लॉस हो गया? 300 आइटम मैंने खरीदा था 10 रुपए करके, तो मेरा 3000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अब क्योंकि मेरा ये आइटम चोरी हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि मेरे पास अभी कितना बचा है? 700 आइटम बचा है, ठीक है। अब हम इसे बेचेंगे, 700 यूनिट मेरे पास बचा है, तो मैंने पहले सोचा था ना ये 10 रुपए में खरीदा है, हम इसे 12 रुपए में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस नॉर्मली मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये आइटम मार्केट में 12 रुपए का बिकता है। अब मेरा चोरी हो गया, तो मेरा 3000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया, अब देखो मैं अगर हम ये 1000 आइटम 2 रुपए प्रॉफिट में बेच देते तो मेरा 2000 रुपए का प्रॉफिट होता, जहां मेरा 3000 रुपए का लॉस होके पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3000 रुपए का लॉस हो गया, तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम इस लॉस को ना रिकवर करेंगे। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इसे 15 रुपए करके बेच दें। तो देखो 700 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 10,500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये 700 आइटम तो मैंने खरीदा था 10 रुपए करके, ठीक है, तो 700 इंटू 5 तो मेरा 3500 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा बात है, देखो अगर मेरा चोरी नहीं होता तो हम सिर्फ 2000 कमाते, चोरी होने के बाद भी मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई पागल थोड़ी ना कि जो मुझे 15 रुपए करके मेरे से खरीद लेगा। ये सेम आइटम मार्केट में जब 12 रुपए या उससे कम में मिल रहा होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो मार्केट डिसाइड करता है। तो मेरा चोरी हो गया बोल के हम अपने लॉस को रिकवर करने के लिए अपने कॉस्ट में जो प्रॉफिट का वैल्यू ऐड करेंगे वो कभी भी हम इतना ऐड नहीं कर सकते हैं जो मार्केट प्राइस को क्रॉस करके जा रहा है। कोई खरीदेगा ही नहीं। कर सकते हैं मैंने बोल दिया ये 15 रुपए है, लेकिन लोग क्यों लेगा? जब लोगों को मार्केट में 12 रुपए में ये चीज मिलने वाला है या उससे कम में मिलेगा तो लोग क्यों लेगा? नहीं लेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते कि मेरे ये कस्टमर से रिकवर करने का सोचा ना कि महंगा बेच देंगे, नहीं बिकेगा। ये लॉस को, ये जो 3000 रुपए का लॉस है ये हमें PL में चार्ज कर देना चाहिए और चुपचाप भूल जाना चाहिए। ये लॉस हो गया, अपने आप को वो लॉस डाइजेस्ट करना है, किसी और से रिकवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लॉस रिकवर होगा कैसे? जैसे मान लेते हैं ये गोडाउन में जो आइटम है, ठीक है, मान लेते हैं ये पेरिसेबल, ये मान लो फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट्स है। तो ये फ्रूट्स है, मान लेते हैं 1000 पीसेस फ्रूट्स है जो कि मैंने 10 रुपए करके खरीदा है, एक एक फ्रूट मान लेते हैं पर पीस, ठीक है। तो 10,000 रुपए का मैंने फ्रूट्स खरीदा, बट ये फ्रूट्स जो है कंटेनर में आया, तो बाहर कंटेनर से जब हम लोगों ने निकाला तो देखा 10 फ्रूट्स जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है। क्योंकि वो जो है पेटी के अंदर आया ना, तो वो थोड़ा सा गर्मी में जो है वो लॉस हो गया। अब ये 10 फ्रूट्स जो है लॉस हो गया। अब बोलो मेरे पास बेचने के लिए कितना फ्रूट्स अवेलेबल है? अगर 1000 से 10 हटा देंगे तो मेरे पास बेचने के लिए कितना फ्रूट्स अवेलेबल है? 990, ठीक है। अब 990 फ्रूट्स मेरे पास है जो कि हम बेच सकते हैं, लेकिन मेरे पॉकेट से तो 10,000 रुपए ही निकल गया, ठीक है। भले ही मेरे पास 990 फ्रूट्स जो है सेलेबल कंडीशन में, 10 सेलेबल कंडीशन में नहीं है, लेकिन मेरे पॉकेट से तो 10,000 रुपया गया। तो अभी मेरा एक एक फ्रूट का कॉस्ट कितना हुआ बोल सकते हो? पहले तो 10 रुपए करके था, अब मेरे एक एक फ्रूट का कॉस्ट कितना हुआ? अरे बोलो, 10,000 रुपए खर्चा करके 990 फ्रूट्स मिला, तो एक एक फ्रूट का कॉस्ट कितना हुआ? 10.10 देख लेते हैं,
अच्छा, तो ये डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा, मुझे भी नहीं पता, हम तो रैंडमली एग्जांपल दे रहे थे। यहाँ पर हाँ 10.10, ठीक है, तो 10 पैसा करके बढ़ गया, ठीक है, 10 पैसा करके बढ़ गया। अब ये जो है ना, ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, नॉर्मल लॉस। अब मुझे कैसे पता कि 10 फुट, मुझे भी नहीं पता, हम अंदाजे से बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके का जो बिजनेस करते हैं उनको पता है कि एक कंटेनर में अगर 1000 फ्रूट्स है तो 10 फ्रूट्स जो है लॉस होगा। अब ये नॉर्मल लॉस का मतलब ये मेरा अकेला का नहीं होगा, ये फ्रूट्स का बिजनेस जो करता है सभी का होगा। तो फिर अगर सभी का होगा तो हम लोग ये कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। अब कस्टमर से रिकवर करने का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ मैंने कॉस्ट बढ़ाया था तो कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते, बट यहाँ पर हम कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। मेरा 10 रुपए का फ्रूट्स अब 10 रुपए 10 पैसा हो गया। अब मान लेते हैं इसको हम 2 रुपए लगा के 12 रुपए 10 पैसे में बेचने वाले हैं, ठीक है, 12 रुपए 10 पैसे में बेचेंगे 2 रुपए प्रॉफिट लगा के। क्या ये बिकेगा? क्योंकि मैंने तो सोचा था कि 10 रुपए का फ्रूट्स है, प्रॉफिट 2 रुपए लगा के 12 रुपए में बेचेंगे, लेकिन मेरा 10 पैसा एक्स्ट्रा मैंने सेलिंग प्राइस में ऐड कर दिया। क्या ये बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में नॉर्मल लॉस सभी का होता है, तो मार्केट का सेलिंग प्राइस जो है उसी हिसाब से डिसाइडेड होता है। तो इसका मतलब ये जो 10 पैसा एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना पर फ्रूट्स पे, वो सभी बिजनेसमैन का होगा, कोई मेरा अकेले का नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम लोग ये कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। तो ये 10 पैसा एक्स्ट्रा हम नहीं, बाकी दुनिया का सभी लगाए। हाँ, अब देखो कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है तो उसका सेलिंग वैल्यू कम हो सकता है, वो बात अलग है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कितना डिस्काउंट देती है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, नहीं दे सकती, ठीक है, वो तो अलग चीज हो गया, देखो उसके साथ कोई लिंक नहीं है। वो अब देखो कोई बोलेगा कि 1 किलो फ्रूट्स के साथ 1 किलो फ्री, वो अपना अपना बिजनेस पॉलिसी है, ठीक है, तो वो तो देखो अलग चीज हो गया, इसका उसके साथ ये नॉर्मल लॉस का कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर जस्ट हम ये समझाना चाह रहे हैं कि नॉर्मल लॉस की वजह से हमारी चीजों का कॉस्ट बढ़ गया। ये देखो जो 10 रुपए का फ्रूट्स था, एक फ्रूट, वो 10 रुपए 10 पैसे का हो गया। तो क्या हम लोग इस पे प्रॉफिट लगा के बेचे? बिल्कुल प्रॉफिट लगा के बेच सकते हैं, क्योंकि ये 10 पैसा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हो जा रहा है वो हम लोग, ये लिखा हुआ है देखो, कॉस्ट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब जो इंक्रीज कॉस्ट है वो मटेरियल यानी कि एक्चुअली जो 10 रुपए था उसके साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं और कस्टमर से रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बात है सभी के लिए। लेकिन अगर चोरी हो गया, आग लग गया, कहीं पर फ्लड आ गया, ठीक है, तो फिर फ्लड तो ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब दुनिया में हर जगह पे आ जाता है ना, कहीं कहीं होता है, तो उस जगह का चीजों का दाम बढ़ सकता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, दाम बढ़ सकता है कि नहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो दाम बढ़ गया, वो अलग बात है। लेकिन जो है कि ऐसा नहीं है कि ये लॉस हम लोग पूरा कस्टमर से रिकवर करेंगे। देखो अब जो लोग करते हैं वो बात अलग है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कहीं भूकंप आ गया, बहुत महंगा महंगा चीज बेचने लगे, लेकिन ये सब अलाउड नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते लोग, फायदा निकालते बात अलग है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई रूल्स भी नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। बाकी लोग करते हैं वो बात अलग है, उसके साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि अगर हमारे लापरवाही की वजह से कोई लॉस हुआ है तो उसका पैसा कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर गुड्स का इनहेरेंट नेचर की वजह से कोई लॉस हुआ है तो कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। इसका मतलब ही है हम लोग उस लॉस के अमाउंट को अपने कॉस्ट में जो है मटेरियल के कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर उसे लॉस बोल के पीएल में चार्ज करेंगे, बस इतना सा बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। नॉर्मली हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन कब करते हैं? बोलो बोलो, फाइनल अकाउंट्स करते हैं जो, कब करते हैं? ईयर एंड होने से करते हैं, ठीक है। अच्छा, ईयर एंड होने से हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं? वही 11 वाला बोलो ना, क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल में हम लोग क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में भी क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? स्टॉक। अब स्टॉक कितने तरीके का हो सकता है? बोलो, स्टॉक कितने तरीके का होता है? ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। तो हमें इसका हमें इसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, मतलब वैल्यू करना है कि हमें ये पता करना है कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, मतलब कितने रुपए का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, इसको वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू करने का अलग अलग मेथड्स होता है, उसके कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर डिपेंड करके मेथड्स होता है। अब वैल्यू करने का जो है वो सिस्टम कैसे होगा? जैसे देखो, मान लो ये गोडाउन है, ठीक है, ये गोडाउन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है पूरे साल जो है स्टॉक रखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर टाइप
पी रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। अब मैंने एक ही टाइप दिया है, बहुत सारे टाइप का रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम लोगों ने कैसे कैसे खरीदा, मान लो हम लोगों ने जून के मंथ में एट द रेट ऑफ 100 वाला कुछ मटेरियल खरीदा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये एट द रेट ऑफ 100 वाला मटेरियल हो गया। फिर मान लो हम लोगों ने जुलाई में एट द रेट ऑफ 104 वाला मटेरियल खरीदा, तो मान लो ये 104 वाला मटेरियल है, मतलब 104 रुपए वाला मटेरियल, ठीक है। अगस्त में मान लो हम लोगों ने एट द रेट ऑफ 95 वाला मटेरियल, ये गोडाउन में आ गया 95 वाला मटेरियल, ठीक है। फिर मान लेते हैं नवंबर में हम लोगों ने एट द रेट ऑफ सपोज करो कि 110 वाला मटेरियल खरीद लिया, ठीक है। तो ये हो गया 110 वाला मटेरियल, तो ये गोडाउन में हमारा मटेरियल पड़ा है, ठीक है। अब ये मटेरियल से यहाँ से कंजम्पशन भी हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग खरीद रहे हैं, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से फैक्ट्री में जाएगा। मान लो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए मटेरियल आ रहा है। अब कौन सा मटेरियल आ रहा है, जिस मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, जिसका रिक्वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, कि भाई ये मटेरियल भेज दीजिए, हमें ये मटेरियल चाहिए, तो यहाँ से मटेरियल। अब कौन सा जा रहा होगा, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। अब पूरे साल में जरूरी तो हमें नहीं पता कि कौन सा जा रहा है, वो तो डेटा देखने से पता चलेगा। अब देखो, हो सकता है पूरे साल भर हम लोगों ने चेक किया, देखा सारा मटेरियल थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, या फिर कोई दो ही टाइप मटेरियल पड़ा हुआ है, या सिर्फ कोई एक ही टाइप मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर में हमें देखना है कि हमारे गोडाउन में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें देखना होता है कि हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने क्वांटिटी का मटेरियल पड़ा है, और जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो कितने रेट वाला है, मतलब क्या 100 रुपए वाला पड़ा हुआ है, ये 104 वाला, 95 वाला, या 110 वाला, ठीक है। एट द रेट कितना है वो भी तो पता करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग निकालेंगे कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है। कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी इनटू एट द रेट करने से हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू कितना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितने क्वांटिटी में मटेरियल पड़ा हुआ है वो, और उसके अलावा जो क्वांटिटी में मटेरियल पड़ा है उसका रेट कितना है, मतलब इसमें जो मटेरियल पड़ा हुआ है कौन सा वाला पड़ा है। मान लो ये कलर से हम मटेरियल को बोल रहे हैं, येलो वाला पड़ा हुआ है, रेड वाला, ये क्या बोलते हैं ब्लू वाला, व्हाइट वाला, ये कौन सा वाला मटेरियल पड़ा हुआ है, और कितने क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, ठीक है, और कितने रुपए वाला था वो मटेरियल, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब कौन सा पड़ा हुआ है वो डिपेंड करता है हम लोगों ने सारे साल कौन सा मटेरियल कितना यूज किया उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है कंजम्पशंस का जो है डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। अब कंजम्पशन डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे कंजम्पशन पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब कंजम्पशन का भी क्या पैटर्न होता है, ठीक है। कंजम्पशन का पैटर्न ऐसे होता है कि हम लोग फीफो बेसिस पे कंज्यूम कर रहे थे कि लीफो बेसिस पे कर रहे थे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे कंजम्पशन कर रहे थे कि पहले जो मटेरियल है उसे खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, इसे बोलते हैं फीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है पहले वो कंजम्पशन, फिर उसके बाद वो उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला। तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे थे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास गोडाउन में जो इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग इसके लिए मेथड्स जो है वो पढ़ते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो मेनली यहाँ पर कितने सारे मेथड होते हैं, देखो, सिंपल एवरेज मेथड, ये एवरेज लिखा है, वेटेड एवरेज मेथड, फीफो मेथड, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरीके का मेथड फॉलो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उस अब जो मेथड फॉलो करें उसके हिसाब से हमारा इन्वेंट्री वैल्यूड होगा, ठीक है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन उसके हिसाब से दिखेगा। तो हम मेथड्स को डिटेल्स में बोलेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोग ये सारे मेथड्स को सीखेंगे पहले, ताकि हमें थियोरेटिकली मेथड को समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन
ये तो हो गया था, ये हैवी नहीं फीफो लिखो था। एक्सप्लेनेशन है, ये भी एक्सप्लेनेशन वाला है। फीफो लिफो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, ये चारों पॉइंट्स किसी एक क्वेश्चन में है, वो वाला करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला है शायद। ये है। डिस्कस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच मेथड यू वुड प्रेफर, यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोर लेजर, complete the receipt and issues valuation by adopting the first in first out, last in first out and weighted average method। 3 मेथड तो इस क्वेश्चन से हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर बोला है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोर लेजर, ठीक है। स्टोर लेजर का मतलब क्या होता है? स्टोर लेजर का मतलब होता है जहां पर स्टोर में क्या रहता है, रॉ मटेरियल रहता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के बारे में ऑल डिटेल्स हमें जो है स्टोर लेजर से मिल जाता है, ठीक है। ऑल डिटेल्स का मतलब कि कितना रॉ मटेरियल हम लोगों ने रिसीव किया था, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल हम लोगों ने इशू किया, क्वांटिटी के साथ साथ कितने रुपए वाला था वो रॉ मटेरियल और उसका वैल्यू, ये सारा चीज हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमें मतलब क्या ट्रैकिंग करने में हेल्प करेगा पता है? हमारे रॉ मटेरियल का रिसिप्ट डेटा, इशू डेटा और बैलेंस डेटा, और उसी के हिसाब से स्टोर लेजर का फॉर्मेट भी बनता है, ठीक है। तो हम स्टोर लेजर का फॉर्मेट भी उसी हिसाब से बना के दिखा देते हैं, ये देख। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेथड फॉलो करेंगे वो लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फीफो यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टोर लेजर बनाएंगे हम लोग। देखो स्टोर लेजर कैसे बनेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे फीफो मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने क्या बोला, ये एक ऐसा लेजर है जो हमें किस चीज का डेटा देगा, जो हमें डेटा देगा कि कब कौन कितना मटेरियल रिसीव हुआ, इशू हुआ और अभी कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। तो एक डेट कॉलम होता है, ठीक है। उसके बाद होगा एक, इसके बाद एक पर्टिकुलर्स कर लो, फिर रिसिप्ट यहाँ ऊपर, ठीक है। रिसिप्ट के अंडर 3 चीज लिखेंगे, क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में रिसिप्ट हुआ, रेट मतलब कितने रुपए वाला था, और वैल्यू या अमाउंट, ठीक है। हम अमाउंट लिख रहे हैं, वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा तो जगह ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने अमाउंट लिखा है। फिर इश्यूज, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, और एक रिमार्क्स का कॉलम होता है, ठीक है। रिमार्क्स का कॉलम बहुत ज्यादा नेसेसरी तो होता नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। अगर कुछ रिमार्क्स वाला आइटम आए तो रिमार्क्स मतलब कुछ स्पेशल आइटम होता है तो हम लोग रिमार्क्स जनरेट करते हैं, हम बता देंगे, ठीक है, किसमें होगा। अगर इस क्वेश्चन में है तो बोलेंगे, नहीं है तो दूसरे किसी क्वेश्चन में मिलेगा तो हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फीफो मेथड में हमें करना है। तो देखो सबसे पहले बोला है ओपनिंग स्टॉक, मेटेरियल एक्स का डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है इनका 0, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है। परचेज कितने तारीख को हुआ है, बोल रहा है 1 जैन को परचेज हुआ है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट, 20 जैन को 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट, 22 को इतना, 23 को इतना। इशू हुआ है 60 यूनिट फॉर जॉब W16 फॉर जॉब W17। अब ये W16 W17 क्या है, ये है
कि जो भी काम करे उस काम का एक नाम दिया गया है कि इतने नंबर काम, ठीक है। तो इसको जॉब वर्क लिया इन्होंने। जॉब का मतलब देखो मैंने बेसिक वाले क्लास में बताया, तो जॉब का मतलब होता है कि जब हम लोग कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कोई काम करके देते हैं ना, तो उसे जॉब वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो गया जॉब वर्क कि भाई मुझे ये इस तरीके की चीजों का इतना सारा डिमांड है। अब चाहे वो एक भी हो सकता है, एक कस्टमर का हो सकता है, ठीक है। एक कस्टमर का 1 यूनिट भी हो सकता है, एक कस्टमर का 50 यूनिट भी हो सकता है, कि उसने बोला ऐसा मुझे 50 आइटम बना के दीजिए, ठीक है। तो वो भी जॉब वर्क होता है, मतलब कस्टमाइज करके जब हम लोग बनाते हैं तो कोई जॉब वर्क हमें दिया गया है और उसका नाम हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है। जैसे टेलर के पास जाते हो तो देखोगे वो टोकन लगा देता है कि इतना नंबर वाला ये काम है, ठीक है। वैसे ही ये वो भी तो जॉब वर्क ही करते हैं ना, तो वैसे W16 और W17 नाम दे दिया है। अब ये परचेज है, ये इशूड है। कंप्लीट द रिसिप्ट एंड इश्यूज वैल्यूएशन बाय अडॉप्टिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये 3 मेथड से बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कुछ बोला है वो हम बाद में बोलते हैं, पहले यहाँ तक मेथड देख लेते हैं। तो हम लोग कैसे करके करते हैं परचेज और इश्यूज, ठीक है। तो नॉर्मली डेट वाइज होता है, तो यहाँ ना सीक्वेंस में ही डेट दिया हुआ है, तो हमें ज्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं है। पहले 1 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, ठीक है। कभी अगर ऐसा होता, मान लो ये हो गया हम लोग का, ये 20 के जगह मान लेते हैं ये 25 हो गया, तो पहले इसका एंट्री होगा, फिर इसका एंट्री होगा, फिर इसका एंट्री होगा, फिर इसका एंट्री होता, ठीक है। तो डेट वाइज हमें स्टोर लेजर में एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो Jan 1 में 100 यूनिट इन्होंने परचेस किया @1 करके, तो हम लोग डेट के कॉलम में लिखेंगे Jan 1, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर में लिख देंगे परचेस, ठीक है। अच्छा, अब अगर परचेस कर रहे हैं तो बोलो कौन से कॉलम में लिखना चाहिए, रिसिप्ट में या इश्यूज में? रिसिप्ट में लिखेंगे। परचेस करे तो कितना रिसिप्ट किया है 100 यूनिट @1 करके, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 ही होगा, ठीक है। इश्यूज में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। बैलेंस में कितना लिखेंगे, कितना पड़ा हुआ है, ये सिचुएशन होने के बाद कितना पड़ा हुआ है? 100 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद Jan 20 में 100 यूनिट @2 पर यूनिट करके परचेस किया, तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे Jan 20 में परचेस किया है 100 यूनिट 2 करके 200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस में कैसे लिखेंगे? बैलेंस में देखो ऐसे लिखना है, क्योंकि हम लोग फीफो कर रहे हैं ना, तुम जैसे बता रहे वैसे लिखो, उसका रीजन भी पता चल जाएगा। पहले हमारे पास 100 यूनिट था 1 करके 100 रुपीज का, अब हमारे पास फिर से 100 यूनिट है 2 करके 200 रुपीज का। तो अभी हमारे पास बैलेंस कितना है, इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। मतलब ये कॉलम में ये 2 आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब टोटल हमारे पास 300 है, लेकिन उसको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा फीफो के केस में, ठीक है। इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते कि ये 100 200 कर दिया और ये 200 और 100 300 कर दिया, वो नहीं करना, ठीक है। अब क्यों नहीं करना है समझ में आएगा इशू आने से। इशू हो रहा है Jan 22 में 60 फॉर जॉब W16, ठीक है। तो इशू हो रहा है, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं Jan 22, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इशू टू जॉब W16, ठीक है। जॉब W16, इसमें इशू हो रहा है कितना, 60 यूनिट इशू हो रहा है। तो यहाँ पर रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, इशू होने से इशू कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। इशू होने का मतलब है स्टोर से रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाना प्रोडक्शन के लिए। अब हमें 60 यूनिट इशू करना है और हम लोग फॉलो कर रहे हैं फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बोलो इन दोनों में से फर्स्ट इन कौन सा था, क्योंकि मेरे पास बैलेंस मतलब गोडाउन में जो दिख रहा है उसी से ना हम इशू करेंगे। तो बोलो मेरे पास फर्स्ट इन कौन सा था, 1 रुपए वाला या फिर 2 रुपए वाला स्टॉक? 1 रुपए वाला, ठीक है। तो मुझे अगर इशू करना है तो इससे पहले इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे 60 चाहिए, क्या 100 से हम 60 यूनिट इशू कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर मेरे पास 100 यूनिट अवेलेबल है, क्या उससे हम 60 यूनिट इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 100 यूनिट है, उससे हम 60 यूनिट इशू कर सकते हैं। अच्छा, अब 60 यूनिट जो इशू किए उसका रेट कितना लगाएंगे, तो कौन से वाले रेट वाला मान लिया?
₹1 वाला, तो यहाँ भी ₹1 लगाएंगे तो कितना हो गया 60। ठीक है, तो अब मुझे बोलो ये बचा हुआ अब कितना रहेगा? 40। ये 40 हो जाएगा, 100 में से 60 चला गया तो 40 बचा, और ये 100 पूरा ही रहेगा। इसमें ₹1, इसका ₹2 से वैल्यूएशन, तो ये हो गया 40, ये हो गया 200, ऐसे। ठीक है, ये होता है FIFO। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर इशू हुआ है Jan 23 60। इशू टू जॉब W70 60, फिर से 60। तो बोलो 60 कहाँ से ले? अभी मेरे पास ये बैलेंस है, बोलो कहाँ से ले? मैम 40 एक रेट से और 100 में से कोई नहीं। हाँ देखो 40 ये फर्स्ट इन वाला था, ये ले लिया, लेकिन इससे हमारा 60 का कंजम्पशन फुलफिल नहीं हुआ, तो अब फिर दूसरे वाले लॉट में चले गए। 100 है, कितना और चाहिए, कम कितना हुआ 20, तो वहां से मैंने ले लिया 20। ऐसे होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 40 का वैल्यू कितना करके होगा, जितने का ये दिख रहा है वो तो गोडाउन में देखने से ही पता चलेगा, ये ₹1 वाला था, और ये 20 जो लिया ये ₹2 वाला था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 40, और ये हो गया मेरा, ये भी 40 हो गया। ठीक है, जब दो रेट होगा तो ऐसे कवर कर देने से समझ में आ जाता है कि कौन से कॉलम में क्या चीज दिख रहा है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब बचा कितना, 40 से 40 चला गया 0, 100 से 20 चला गया, कितना बचा 80। अब उसका वैल्यू कितना करके होगा 2 करके, तो ये हो गया 160। ठीक है, इसको रिमार्क्स कॉलम में लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक बोल के। हो गया, ये हम लोगों ने फीफो मेथड से कर लिया। अब सेम हमें लीफो मेथड से करने के लिए बोला है, सेम क्वेश्चन को, तो चलो लीफो मेथड से करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, बैलेंस, ये 3 कॉलम करना ही पड़ेगा हमेशा, रिसिप्ट, इश्यूज, बैलेंस, और ये डेट पर्टिकुलर्स, क्योंकि जो स्टोर लेजर होता है उसमें यही सब डिटेल्स हमें मिल जाता है। अच्छा, फिर से डेट वही हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, Jan 1 परचेज, Jan 1 परचेज 100 एट द रेट ऑफ 100, बैलेंस में भी कितना दिखेगा, वही 100 एट द रेट ऑफ 100। फिर से परचेज है Jan 20। इशू के वक्त पे मेथड काम आता है। ठीक है, परचेज में कुछ नहीं, परचेज में तो जैसे जैसे परचेज होगा वैसा वैसा रिसिप्ट कॉलम में लिख देना है। वन 200। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इशू Jan 22, अब इशू होगा इशू टू जॉब W16। ठीक है, अच्छा पहला कितना इशू हो रहा है 60, दोनों ही 60 इशू हो रहा है, तो हम लोग इशू करेंगे 60। हम लोग कर रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो बोलो लास्ट इन कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, मतलब कैसे बताओगे, दोनों ही 100 है तो तुम लोग को बोलना चाहिए एट द रेट ऑफ 1 वाला कि एट द रेट ऑफ 2 वाला। M2 एट द रेट 2 वाला। ठीक है, लास्ट इन तो यही हुआ है ना, डेट देखो ना 20 तारीख लास्ट है 1 और 20 में, तो फिर ये वाला, तो इसमें से हमें 60 देना पड़ेगा, तो आराम से दे सकते हैं, इस 100 में से 60 दे सकते हैं क्योंकि एनफ है। तो फिर 60 कितना करके ₹2 करके, तो ये कितना हो गया 120। ठीक है, अब बचा कितना, पहले वाला 100 एट द रेट ऑफ 1 करके 100 पड़ा हुआ है, इस 100 में से 60 गया तो 40 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया 80। फिर से इशू होगा Jan 23
इशू टू जॉब W70, ठीक है 60 यहाँ पर। अच्छा अब ये सॉरी ये 60 डायरेक्ट तो लिखने से नहीं होगा, 60 मुझे इशू करना है, मुझे लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे चलना है। तो लास्ट इन कौन सा है, @2 वाला हमारा लास्ट इन है, ये देखो ना, दो ही तो इन हुआ, ये लास्ट इन है। तो लास्ट इन में से मुझे 60 देना है, लेकिन मेरे पास 40 है, तो ये 40 पूरा ले लेंगे, और ये 100 में से कितना लेंगे 20, ये 40 कितना करके @2 करके, ये 20 कितना करके @1 करके, तो ये 80 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। अब बचा कितना, ये 100 में से 20 गया, तो ये कितना बचा, बोलो बचा कितना, 80 मैम। 80 बचेगा। कितना रुपए वाला, 1 रुपीज वाला 80, ठीक है। रिमार्क्स में क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक, हो गया, ठीक है। ये लिखो मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से भी करके दिखाना है, ठीक है। तो वेटेड एवरेज मेथड से भी करके दिखाते हैं। स्टोर लेजर डेट पर्टिकुलर्स रिसीप्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट इश्यूज क्वांटिटी रेट अमाउंट रिमार्क्स। अच्छा अब सेम क्वेश्चन का हमें वेटेड एवरेज करके दिखाना है। तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, तो देखो जो भी मेथड अप्लाई होता है वो इशू के वक्त देखना होता है, परचेज के वक्त पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो परचेज नॉर्मल जैसा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस में 2 ही परचेज है, तो क्वेश्चन आसान है बस समझने के लिए, ठीक है। तो Jan 1 में 100 यूनिट @1 करके, तो यहाँ पर परचेज 100, फिर उसके बाद Jan 20 100 यूनिट @2 कर। अब यहाँ पर जब हम लोग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड में जब हम लोग बैलेंस लिखेंगे तब उसका लिखने का रूल्स अलग होता है, ठीक है। तो देखो ये मेथड क्या है, एवरेज करेगा, ठीक है। तो एवरेज किस चीज को करेगा, कॉस्ट को करेगा। वेटेड एवरेज एवरेज किस चीज का होगा, कॉस्ट का होगा, क्वांटिटी का होगा। तो अभी हमारे पास टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल है, क्वांटिटी में अगर बोलोगे तो टोटल कितना अवेलेबल है, क्वांटिटी में बोलो, ये दो परचेज होने के बाद 200। 200, और वैल्यू में वैल्यू के हिसाब से, मतलब वैल्यू मतलब क्या, रुपीज, रुपीज कॉलम कौन सा है इसमें से, 300। 300। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टोटल मेरे पास 200 यूनिट का स्टॉक है जिसका वैल्यू है 300, इंडिविजुअली नहीं बोल के मैंने कंबाइनली बोला, ठीक है। तो अब बोलो कि इसका मतलब मेरे पास एवरेज कितने रेट का सामान है, मेरे पास अगर 300 रुपए का सामान है और वो क्वांटिटी में 200 है, ठीक है, 200 यूनिट, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एवरेज कितने रेट का सामान है, 1.50। 1.50 हम लोग एवरेज कर देंगे ना, ऐसे 300 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो 1.50। जैसे मेरे पास एक ये पेन है 5 रुपए वाला, एक ये पेन है मान लेते हैं 7 रुपए वाला, ठीक है। अब हम मेरे पास 2 पेन है, अब हम ये नहीं बोलना चाह रहे मेरे पास एक 5 रुपए का एक 7 रुपए का, हम बोल रहे एवरेज प्राइस बोलो कि पेन का एवरेज प्राइस क्या है, तो हम क्या बोलेंगे 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी हम ये बोलेंगे कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 6 रुपीज वाला पेन है, ठीक है। इसको एवरेज करने के लिए बोला जाता है ना, जैसे तुम लोग अपने रिजल्ट का एवरेज नहीं करते हो, जब तुम लोग बोलते हो 80% मिला, 90% मिला, या जो भी 70 50 60 जिसको जो भी परसेंटेज मिला है, तो थोड़ी ना तुम लोग को हर एक सब्जेक्ट में उतना मिला। कोई अगर बोलेगा कि मुझे 99% मिला है, तो हर एक सब्जेक्ट में 99 नहीं मिलता है, ठीक है।
वो जो है हमें एवरेज करके मिला है, मतलब सारे सब्जेक्ट का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट करने से जो आता है आंसर उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज एक ऐसा वैल्यू होता है जो पूरे चीज को रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ पर दो तरीके का क्वांटिटी का और दो रेट का सामान था जिसको हम एक ही रेट में ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए इसको एवरेज बोलते हैं। तो 1.5 कैसे आया वो ध्यान में रखना है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करके। तो 300 रुपए का 200 यूनिट है तो एक एक यूनिट 1.5 करके हो रहा है, लेकिन एक्चुअली एक भी 1.5 का नहीं है, एक 1 रुपीज का है, एक 2 रुपीज का है। तो ये एवरेज वैल्यू, बीच का वैल्यू निकलना, तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू 1.5 होता है। अब इशू दिखाएंगे, तो जैन 22 है शायद पहला इशू, 22 और 23, 60 जॉब इशू टू जॉब नंबर, इशू टू जॉब W16, ठीक है। कितना इशू हुआ है 60, तो हम लोग यहाँ पर 60 इशू कर देंगे। अब इसका रेट क्या लगाएंगे, देखो वेटेड एवरेज में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग चीजों को मिक्सड अप कर देते हैं, तो जब इशू भी करेंगे तो वो मिक्सड अप चीज को ही इशू कर रहे हैं, तो वो मिक्सड अप चीज का रेट कितना है उतना ही लगाएंगे। बोलो रेट कितना लगाओगे। अगर मुझे ये पता है कि मेरे गोडाउन में 200 यूनिट है 300 रुपए का, यानी 1.5 करके, तो वहां से इशू करेंगे तो रेट फिर क्या लगाएंगे, क्योंकि हमेशा ये बैलेंस देख के डिसाइड करना है, नहीं ये तो गोडाउन है। बोलो, मुझे अभी दिख नहीं रहा है कि इंडिविजुअली मेरे पास क्या क्या प्राइस है, मुझे क्या दिख रहा है 1.5, तो इशू प्राइस क्या होगा 1.5. 1.5 ही होगा। तो 60 इंटू 1.5 कितना हो जाता है 90, ठीक है। अब बोलो मेरे पास कितने बैलेंस बच रहे हैं क्वांटिटी में, 200 में से 60 चला गया तो कितना बचेगा, 140. और 300 में 300 वैल्यूएशन में से 90 वैल्यूएशन का सामान चला गया तो कितने रुपए का सामान पड़ा हुआ है, मतलब कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है 210. 210। अब इसका रेट कैसे निकालोगे, सिमिलर तरीके से 210 रुपए का चीज पड़ा हुआ है 140 यूनिट का, तो एक एक यूनिट का वैल्यू निकालो, मतलब एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। बोलो कितना होगा 1.50। 1.5 ही होगा, फिर से वही डिवाइड करोगे 210 बाई 140, ठीक है। अच्छा अब फिर से पूछ रहे हैं, देखो फिर से आ रहा है, जैन 23 को इशू टू जॉब W70 60, ठीक है। तो अब बोलो कितना, ये 140 से पहले देखो 60 इशू करना है, क्या हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास 140 का स्टॉक है, क्या इससे 60 इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ मैम। कर सकते हैं। रेट कितना लगाएंगे, ये मेरा गोडाउन है, अभी रेट कितना लगाओगे 1.5। 1.5, तो 1.5 करके होता है 90, तो अब बचेगा कितना, क्या कुछ बच रहा है, बच रहा है तो कितना बच रहा है क्वांटिटी में बोलो 80। 80, और वैल्यू में 210 से 90 चला गया तो कितना बचेगा 120। -120, तो उसका रेट बताओ कितना होगा, सेम तरीके से निकालो। 1.5। 1.5 ही रहेगा, ये आसान है क्योंकि इसमें क्या है ना 1.5 के बाद और परचेज ही नहीं हुआ, इसीलिए बहुत आसानी से ही हो गया, लेकिन समझने के लिए ठीक है, ठीक है, समझने के लिए ये ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, ये यहाँ तक बन गया हमारा क्वेश्चन कि ये तीनों मेथड से ना हमें करके बताने के लिए बोला था, यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, टेबुलेट द वैल्यूज allocated to job W16, W17 and the closing stock under the methods aforesaid and discuss from different point of view which method you would prefer। बोल रहा है कि तीनों मेथड से जो इश्यूज का वैल्यू है, जॉब W16 जॉब W17, ये क्या है इशू, यहाँ पर इस जॉब में ये मटेरियल इशू होता है, बोल रहे इसका वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमें टेबल फॉर्मेट में लिख के दिखाओ और बोलो कि इससे क्या समझ में आता है कि कौन सा मेथड हमें करना चाहिए। अगर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन है तो हमें ये बताना है कि कौन से सिचुएशन में हमें कौन सा मेथड एडॉप्ट करना चाहिए, फीफो लिफो वेटेड एवरेज, ये तीनों मेथड से हम लोगों ने क्वेश्चन किया, बट ये तीनों मेथड में से हमें कौन सा एडॉप्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में करना चाहिए, ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है चलो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ material value allocated to job W16
job W17 and closing stock under the aforesaid method. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 3 मेथड फॉलो किया, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। तो क्या 3 चीजों को हाईलाइट करने बोला है? जॉब का जो इशू हुआ है उसका वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहाँ पर लिख रहे हैं मेटेरियल फॉर जॉब 16, जॉब W16, ऐसे ही नाम था शायद, हाँ, मेटेरियल फॉर जॉब W17, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा, तो देखते हैं फीफो के केस में, फीफो के केस में तुम लोग बोलो, फीफो में जॉब W16 का वैल्यू कितना था? अपने कॉपी से टेबल देख के बताओ। फीफो के केस में जॉब 16 का वैल्यू कितना आया था? बोलो, कैसे बोलोगे? जॉब 16 का वैल्यू मतलब इशू का वैल्यू, तो इशू का वैल्यू फीफो मेथड से कितना आया था? बोलो। 60। 60, ये तो दिख रहा है 60। और लीफो से कितना आया? 120। और इसमें कितना आया? 90। ठीक है, तो वो लिखेंगे, तो 60, ये लास्ट वाला आया 90 और बीच वाला कितना आया? 120। यस मैम, 120। ठीक है, और उसके बाद वाला भी बताओ, जॉब 23 का फीफो के केस में कितना होगा? 40 एंड 40 दोनों मिला के 80। लीफो के केस में 100। 100 मैम। हाँ, 80, ये 100 और ये वेटेड एवरेज वाले केस में शायद 90 है। 20। और क्लोजिंग स्टॉक का बताना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का फीफो के केस में 160, 80, 120, 80 और 120। ठीक है, ये हमें 3 अलग अलग वैल्यू मिल गया। अब बोल रहा है कि देखो तीनों अलग अलग वैल्यू मिला, तो ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? तो कुछ सिचुएशंस होता है जिसके हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमारे लिए ये मेथड फॉलो करने से बेटर होगा कि वो मेथड फॉलो करने से बेटर होगा। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंसर्स देना होता है, देखो। बोलो, सबसे पहले बोलो, ये तो इशू का वैल्यू है, ये इस पे डिस्कस करते हैं, ये इशू का वैल्यू है। ठीक है, ये हमें क्या डिसाइड करके देगा? हम लोग अपने स्टोर से फैक्ट्री में जो मटेरियल भेज रहे हैं जॉब 16 के लिए, जॉब 17 के लिए, तो देखो हम एक से पूछते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को नहीं मिला के हम सिंगल सिंगल पूछ रहे हैं। मान लो जॉब 16 में हम लोग अगर फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये 60 होगा, ये 120 होगा, ये 90 होगा। तो तीनों में ये जो तीनों वैल्यू अलग अलग दिख रहा है, इससे हमारा क्या इंपैक्ट आएगा बोल सकते हो? ये हमारा क्या क्या डिसाइड करने में हेल्प करेगा? हमारी जॉब का क्या डिसाइड करने में हेल्प करेगा? जॉब हम लोगों ने कस्टमर से ले लिया, उसको तो बेचेंगे ना, तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या पता करना पड़ता है? क्या पढ़ क्या रहे हो तुम लोग, बोलो? तुम लोग के सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट। तो क्या डिसाइड करना पड़ेगा? किसी को कुछ बेचोगे तो क्या डिसाइड करोगे? अगर बना के बेचते हो, मैन्युफैक्चरर हो, या खरीद के भी बेचते हो, तो क्या पता होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट लगाओगे। कॉस्टिंग। कॉस्ट। तो ये 60, 120 और 90 हमारे मटेरियल का क्या डिसाइड करेगा? मैम कॉस्ट डिसाइड करेगा। कॉस्ट डिसाइड करेगा। अब तुम लोग ये बोल सकते हो मैम ये तो पूरा कॉस्ट नहीं, ये तो सिर्फ मटेरियल का है। हाँ, ये सिर्फ मटेरियल का, इसमें लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा, लेकिन मटेरियल का कॉस्ट तो ये डिसाइड करेगा। अच्छा, मुझे बोलो कि मेरा कॉस्ट कम होना अच्छा होता है कि मेरा कॉस्ट ज्यादा होना अच्छा होता है? बोलो, क्या सीखे हो स्टार्टिंग से? कॉस्ट हमेशा क्या करने का टारगेट होता है किसी का भी? मैम कम करने का। कम। कॉस्ट को कम करेंगे
तभी तो हम लोग मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, मेरा कॉस्ट जितना कम होगा मेरे लिए उतना अच्छा है, मेरा कॉस्ट जितना कम होगा हम उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। ठीक है, उतना ज्यादा सस्ते में अच्छा चीज बेच सकेंगे। तो इसमें कॉस्ट सबसे कम किस में हुआ है? फीफो में। ठीक है, ये देखो, अगर ये तीनों में कंपेयर करते हैं तो जॉब 16 का वैल्यू सबसे लोअर कौन दे रहा है? फीफो मेथड। और जॉब 16 का भी कौन दे रहा है? फीफो मेथड। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ मेटेरियल चार्ज टू ईच जॉब, मतलब हर एक जॉब में मेटेरियल का कॉस्ट कितना पड़ेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें मिनिमम हमें फीफो दे रहा है। ठीक है, मैक्सिमम किस में हो रहा है? बोलो, मैक्सिमम किस में हो रहा है? हम लीफो में। लीफो में। और मॉडरेट किस में हो रहा है? वेटेड एवरेज। ठीक है, तो देखो, लिख तो हम देंगे लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। तो देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ material charged to each job, it is minimum under FIFO। और ये दोनों दोनों सिचुएशन के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब 16 के लिए है, जॉब 17 के लिए भी मिनिमम फीफो में, मॉडरेट वेटेड एवरेज में और मैक्सिमम लीफो में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर फीफो कॉमा मैक्सिमम अंडर लीफो एंड मॉडरेट अंडर वेटेड एवरेज मेथड। ब्रैकेट में लिख देते हैं रेफर टेबल। टेबल देखने से ये पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो, अब हमें इस चीज को कमेंट कैसे करना चाहिए? अगर मार्केट में मेटेरियल का प्राइस जो है वो अगर राइजिंग है, मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है, तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? अगर प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है तो कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? और अगर प्राइस जो है लगातार गिर रहा है तो फिर हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए? उसके बेसिस पे हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, अच्छा सोचो कि मार्केट में जो है मेटेरियल का प्राइस जो है राइज है। राइज मतलब पहले 1 रुपए में मिलता था, अब 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 1 रुपए बढ़ाए, 5 रुपए। ठीक है, इस तरीके से किया। तो बोलो, अगर मेरे पास 1 रुपए का मेटेरियल जो है वो नेक्स्ट दिन 2 रुपए का आया, फिर 3 रुपीज, फिर 4 रुपीज, फिर 5 रुपीज, इसमें हम कौन सा मेथड फॉलो करें ताकि मेरा कॉस्ट कम हो? क्योंकि मुझे तो कॉस्ट कम करने का टारगेट करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ये एट द रेट ऑफ वाला लिखा। ठीक है, चाहे क्वांटिटी कुछ भी हो। तो मुझे बोलो कि हमें इसमें फीफो फॉलो करने से कॉस्ट कम होगा कि लीफो फॉलो करने से कॉस्ट कम होगा कि वेटेड एवरेज फॉलो करने से कॉस्ट कम? देखो, वेटेड एवरेज तो मॉडरेट देगा, तो फिर इसको तो नहीं भी सोचोगे तो चलेगा। फीफो और लीफो में से सोचो, ये तो मॉडरेट देगा, ये ना ज्यादा देगा ना कम देगा। तो फीफो और लीफो में से कौन सा ऐसा मेथड हमें फॉलो करना चाहिए अगर प्राइस राइज कर रहा है मेटेरियल का, ताकि हमारा कॉस्ट कम हो? बोलो, तो हम हिंट्स देते हैं। अगर हम लोग फीफो यूज करेंगे तो इसमें से कौन सा रेट वाला जो रॉ मटेरियल है वो सबसे पहले यूज करेंगे? जैसे लिखा है वैसे ही इन हुआ है। मान लो ये 1 तारीख को, ये 2 तारीख को, मान लो ये 2 तारीख को आया, ये 3 जनवरी को आया, ये 4 जनवरी को आया, ये 5 जनवरी को आया। तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर हम फीफो फॉलो करें तो सबसे पहले कौन सा रेट वाला मटेरियल लेने वाले हैं? 1 रुपए वाला। 1 रुपए वाला। और अगर हम लीफो यूज करेंगे तो कौन सा लेने वाले हैं? ये सब आने के बाद इशू हो रहा है। बोलो, 5 अगर हम रुपीज वाला। 5 रुपीज वाला, तो मुझे बोलो किसमें मेरा प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो कम होगा? कौन से मेथड में? हम फीफो। फीफो, क्योंकि 1 रुपए में जितना भी मल्टीप्लाई करो ना, अब 1000 यूनिट इशू करो या 1500 या 1 लाख करो, तो 1 लाख इंटू 1 का वैल्यू और 1 लाख इंटू 5 का वैल्यू, तो कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 1 रुपए वाला कम होगा, 5 रुपए वाला ज्यादा होगा। तो मार्केट में अगर रॉ मटेरियल का प्राइस रोज बढ़ ही जा रहा है, बड़े रोज हो या फिर वीकली हो, जो भी हो, मंथली हो, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए रोज ही लिया है, मान लो रोज बढ़ते जा रहा है, तो फिर भी अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करना है ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाए, तो फिर मुझे फीफो मेथड फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि
क्योंकि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो नेक्स्ट दिन बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट दिन बढ़ेगा। तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले जो भी सामान आया है वो कम दाम वाला होगा, पहले जो भी रॉ मटेरियल आया है वो कंपेयर टू नेक्स्ट रिसिप्ट से कम होगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम। और लीफो करेंगे तो क्या होगा बोलो तो कॉस्ट हमेशा क्या हो जाएगा, अगर प्राइस राइजिंग है, इस पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर राइजिंग है तो लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट डे मेरे पास जो सामान आया, रॉ मटेरियल आया, उसका कॉस्ट कंपेयर टू प्रीवियस वाले से तो हाई होगा, क्योंकि अगर मेरा मटेरियल का प्राइस इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहा है तो हम अगर लीफो फॉलो करेंगे तो मेरा कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा। बोलो समझ में आया? तो हम ये हटा रहे हैं, अब लिखेंगे। हाँ मैम। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस द यूज ऑफ FIFO give rise to high profit as कॉस्ट इज लो। बोलो अगर मेरा कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जब हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, ये मैंने समझाया। तो कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अगर इसी सिचुएशन में कोई अगर मान लो लीफो यूज कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से, जैसे मान लो सेल वैल्यू मार्केट में 12 रुपए फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हम क्योंकि फीफो यूज कर रहे हैं तो मुझे रॉ मटेरियल 10 रुपए में मैंने चार्ज किया तो 2 रुपए लगा के हम बेच पाएंगे। अगर मान लो कोई लीफो यूज कर रहा है तो वही रॉ मटेरियल नेक्स्ट दिन 12 रुपए का हो गया, तो वो 12 रुपए में जीरो प्रॉफिट लगा के फिर बेचेगा। अब बिकेगा कैसे? 13 रुपए में तो बिकेगा नहीं, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 11 कर दिया, तो वो 1 ही रुपए प्रॉफिट कमा सकता है। तो बोलो कॉस्ट जितना मेरा कम होगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो कॉस्ट जितना कम होगा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है ना? तो कॉस्ट हमारा कम होगा क्योंकि प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। लेकिन ये कौन सी सिचुएशन में, अगर प्राइस जो है राइजेस है, ठीक है, एंड दैट ऑफ लीफो, लीफो के केस में लो प्रॉफिट। बोलो लीफो में प्रॉफिट लो होगा कि नहीं होगा? मतलब लीफो में प्रॉफिट लो होगा कि नहीं होगा अगर प्राइस क्या है, राइजेस है। ये पॉइंट पे बोल रहे हैं। बोलो ये बात यहां तक, ये लाइन समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया यहां तक, या कोई डाउट है? मुझे किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, पता है। नहीं बोलो, समझ में आया? समझ में आया। ठीक है। इन द केस ऑफ वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज के केस में क्या होगा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट एडवर्स और फेवरेबल effect on the cost of material as well as ऑन प्रॉफिट बोल रहा है। लेकिन वेटेड एवरेज के केस में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है हमारे साथ, मतलब बहुत ज्यादा लॉस कर लिया हम लोगों ने या बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। मतलब ना तो बहुत एडवर्स सिचुएशन होगा ना तो बहुत फेवरेबल सिचुएशन होगा। मतलब मटेरियल का कॉस्ट ना तो बहुत ज्यादा होगा ना तो बहुत कम होगा, प्रॉफिट इस वजह से ना तो बहुत ज्यादा होगा ना तो बहुत कम होगा। तो इसीलिए बोला है सिग्निफिकेंट एडवर्स या फेवरेबल सिचुएशन कुछ भी नहीं होगा इन केस ऑफ वेटेड एवरेज। लेकिन ये पूरा ही डिस्कशन राइजिंग प्राइसेस के ऊपर हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें और क्या कमेंट करना है कि अगर हमारा अच्छा वेटेड एवरेज के बारे में थोड़ा सा फिर कुछ बताते हैं। देखो वेटेड एवरेज के बारे में ऐसे लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट द यूज ऑफ
वेटेड एवरेज को लिखता हूँ used when there is fluctuation in the prices। ठीक है, अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि प्राइस कम ही होते जा रहा है, ठीक है, मतलब मिक्सड अप हो रहा है। कभी देखे कि मार्केट में जाके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, फिर कुछ दिन बाद जाके देखे कि उसी रॉ मटेरियल का प्राइस कम भी हो गया, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर फ्लक्चुएशंस है तो फिर हमें एवरेज फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो मेकअप हो जाता है ना। देखो आज 10 रुपया है, कल 12 रुपया हो गया, फिर 9 रुपए हो गया, ठीक है, ऐसा अगर हुआ, फिर मान लो यहाँ पर 11 रुपीज हो गया, इस तरीके से। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें एवरेज वाला फॉलो करना चाहिए, तो इम्पैक्ट हमारा जो है ठीक ठाक आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हम दिखाते 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4, तो देखो प्राइस कितना आ गया 10.5। तो देखो ना 10.5, मतलब देखो एक सबसे हाई क्या था 12, तो उससे कम रहा, सबसे लो क्या था 9, तो उसके आसपास ही रहा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हम लोग अगर एवरेज कर देंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। वो मेकअप हो जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा भी नहीं होगा और कॉस्ट बहुत कम भी नहीं होगा, और कॉस्ट के ज्यादा या कम होने पे प्रॉफिट भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो गया फ्रॉम द, यहाँ पर लिखा है मैंने कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ। तो ये हो गया, प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट जब करेगा तो हम लोग वेटेड एवरेज यूज करेंगे। फिर इसमें लिखो अंडर दिस मेथड कॉमा द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूज टू द जॉब एंड cost of material in hand और closing stock reflects greater uniformity than under FIFO, LIFO, FIFO and LIFO. Thus, from different point of view, weighted average method is preferable over FIFO and LIFO। तो FIFO और LIFO से ये बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है कि फ्लक्चुएशन प्राइस जब होता है तो ये यूज करना चाहिए। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूज टू द जॉब एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी दिखाता है देन अंडर फीफो एंड लिफो। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा स्टॉक था वो 1.5 का हुआ, ठीक है। फिर जो इशू हुआ वो भी 1.5 का हुआ, और देखो यहाँ इशू हुआ 1.5 का, सॉरी वो तो बैलेंस था। देखो इशू भी हुआ 1.5 पे, ठीक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया वो भी 1.5 के। अब टोटल तो अलग दिखेगा क्योंकि वो तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट यूनिफॉर्मिटी किस चीज के लिए बोल रहा है कि देखो इशू प्राइस भी जितना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी उतना ही है, बचे हुए स्टॉक का वैल्यू भी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी उतने से ही हम लोगों ने जो है रेट डिफाइन किया है, मतलब यूनिफॉर्मिटी है। सभी यहाँ पर 1.5 करके दिख रहा है, मतलब यूनिफॉर्मिटी है चीज में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि
Under this method, the cost of material issues to the job and cost of material in hand or closing stock reflects greater uniformity than under FIFO and LIFO. लेकिन FIFO LIFO में ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देखो FIFO में क्या दिख रहा था 1 रुपीज करके, ठीक है, और यहाँ पर देखो इशू कैसे दिख रहा था, एक बार 2 रुपया दिखा, ये 2 और 1 और ये बचा हुआ 1 दिख रहा है, ये LIFO में हुआ, ठीक है। FIFO में देखो, FIFO में क्या हुआ, यहाँ पर इशू 1 रुपया का, फिर 1 रुपया, 2 रुपया, फिर यहाँ पर बचा हुआ स्टॉक 2 रुपया, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग सिस्टम से होता है ना, तो बोल रहा है कि इसका जो सिस्टम है वो ज्यादा यूनिफॉर्मिटी हमें देता है। तो फिर हम लोग अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेटेड एवरेज मेथड हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है ओवर FIFO एंड LIFO मेथड। FIFO और LIFO से वेटेड एवरेज हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, तो हमें यही बोलना था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये तुम लोग घर पे करके देख सकते हो, ये हम लोग का FIFO मेथड से करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है, लास्ट लाइन में आएगा, ठीक है, तो तुम लोग ट्राई करोगे तो पता चलेगा, इसलिए अभी हम नहीं बताएंगे, ये करके देखना, ठीक है। 8 नंबर 7 हम लोग का हो गया था, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, ये देखो यहाँ से सभी हो गया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का बाकी है, ठीक है। और ये MCQ तो देखते हैं लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन, ये सब बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक दिया है हमें यहाँ पर इलास्ट्रेशन 13, यहाँ पर हमें बोला है कि calculate using FIFO and LIFO methods of pricing issues the value of material consumed during the period or the value of the stock of material on 15th of April 2023। ये कैलकुलेट करने बोला है, फिर एक्सप्लेनेशन देने बोला है कि इन A एंड B इन पार्ट A, मतलब ये वाला ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर द 2 मेथड्स। तो डिफरेंट तो होगा, योर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज यूज्ड, यू नीड नॉट ड्रॉ अप द स्टोर लेजर। अच्छा, ठीक है, तो स्टोर लेजर बिना ड्रॉ किए ही हमें बताना है, ठीक है, कि ये जो डिफरेंट प्राइजेस जो आएगा, क्योंकि 2 अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो अलग तो आएगा ही, तो हमें वो बोल रहा है कि स्टोर लेजर बिना ड्रॉ किए बताने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कैसे होगा, हम यहाँ से दिखाते हैं स्टोर लेजर बिना ड्रॉ किए कैसे होगा। एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, हमें स्टोर लेजर बिना ड्रॉ किए बताना है, तो वैल्यू ऑफ मटेरियल, अच्छा इस तरीके से फिर बताना पड़ेगा, तो इसमें भी काफी सारा चीज लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है ना, इसको अगर हम यही आंसर से समझा देंगे तो मेरे हिसाब से बेटर होगा, क्योंकि इसको अभी लिख के करके दिखाएंगे तो काफी टाइम जाएगा। तुम लोग कर सकते हो घर पे, हम यहाँ से बता देते, देखो क्या बोला है, समझा देते हैं ये वाला, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2023, ठीक है। तो अप्रैल 2023 का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। मेटेरियल एक स्टॉक बोला है इतना 100 यूनिट, 5 परचेज बोला है 5th अप्रैल, 8th अप्रैल, 12th अप्रैल, ठीक है, कितना कितना परचेज है, कितना रेट करके है वो बता दिया है। फिर यहाँ पर इश्यूज बताया है, फिर बोल रहा है कैलकुलेट यूजिंग FIFO एंड LIFO मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इश्यूज द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम्ड और स्टॉक बताना है, लेकिन हमें स्टोर लेजर बनाने मना किया है, देखो, तो इसलिए स्टोर लेजर फॉर्मेट में नहीं बनाया, बस डेटा दिया है, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दे दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको FIFO मेथड से करते हैं तो कैसे होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर
हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में है 100 यूनिट 5 पर यूनिट करके, तो देखो यहाँ पर लिखा है 100 यूनिट 5 पर करके 50, तो ये क्या है ओपनिंग बैलेंस, डेट दे दिया, ठीक है, सिंपल 1/4/2023 ओपनिंग बैलेंस और रेट दे दिया। उसके बाद देखो परचेज हुआ है 5 अप्रैल को, ठीक है, तो 5 अप्रैल को 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 करके, तो यहाँ पर लिख दिया 5 अप्रैल परचेज 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 यानी 1800 हो गया। तो पहले से 500 था, अब मतलब 100 था और 300 और आ गया, ठीक है। ये हम लोग वो फॉर्मेट यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर ये ध्यान रखो कि हमारे पास 100 था और 300 आया। अब इशू देखो, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि 5 के बाद 8 में आ जाओगे, मैंने उस क्वेश्चन में भी बोला हमें डेट देख लेना चाहिए। तो ये देखो 6 अप्रैल को इशू है, तो 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर अगर डेट को कंसिडर करेंगे तो 5 के बाद 6 नंबर आएगा, ठीक है, 6 अप्रैल आएगा। 250 यूनिट इशू हुआ है, तो बोलो 250 यूनिट कहाँ से जाएगा, बोलो 250 यूनिट कहाँ से जाएगा। हम लोगों के पास पहले 100 यूनिट था, फिर 300 यूनिट हम लोगों ने परचेस किया, ठीक है, हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं और हमें इशू करने के लिए बोला गया है 6 अप्रैल को 250 यूनिट, तो कैसे इशू होगा बोलो, 250 यूनिट कैसे इशू होगा बोलो। ये पहले आया था 1/4 को और ये आया है 5 अप्रैल को, तो बोलो कैसे इशू होगा बोलो। पहले 100 यूनिट और 300 यूनिट से 150 यूनिट। हाँ, इससे 150 यूनिट, ठीक है, ऐसे करके इशू हो जाएगा। तो 100 यूनिट जो जाएगा वो कितना रेट वाला है, 5 रुपए वाला है, ठीक है, और फिर 150 कितना करके जाएगा, 6 रुपए करके। तो देखो वही हो रहा है कि नहीं, 100 यूनिट 5 रुपए वाला, ये देखो 150 यूनिट 6 रुपए वाला, तो इतना हो गया। अच्छा, अब यहाँ बैलेंस बैलेंस नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमें फॉर्मेट करने नहीं बोल दिया ना, तो हम लोग फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अब बोलो हमारे पास बचा कितना है, वो दिमाग में रखना पड़ेगा। 100 यूनिट तो पूरा खत्म हो गया और 300 से 150 गया, तो 150 वाला एट द रेट ऑफ 6 वाला अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 6 अप्रैल, 6 अप्रैल के बाद आता है 7 क्या क्या कोई ट्रांजैक्शन है देखते हैं, नहीं है। इसके बाद आता है 8 में हम लोगों ने परचेस किया है 7 रुपीज करके, कितना यूनिट, ये देखो 7 रुपीज करके 500 यूनिट, तो ये देखो हम लोगों ने परचेस किया है 500 यूनिट 7 करके यानी 3500, तो अभी हमारे पास 500 यूनिट आ गया एट द रेट ऑफ 7 करके, ठीक है। ये कौन से तारीख को हुआ, 8 अप्रैल को हुआ। 8 अप्रैल के बाद 9 देखेंगे, 9 में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है। 10 देखेंगे, 10 में है, इशू हुआ है 400 यूनिट, तो बोलो 400 यूनिट कैसे इशू होगा, ये 150 से पूरा हो जाएगा और 500 से कितना चाहिए होगा, 50 मैम। 250, ठीक है। तो ये एट द रेट ऑफ 6 करके, ये एट द रेट ऑफ 7 करके, तो देख लेते हैं 150 एट द रेट ऑफ 6 वैसे ही लिखा होगा, ये देखो, हाँ 150 एट द रेट ऑफ 6, 250 एट द रेट ऑफ 7, टोटल इतना हो गया। तो हमारे पास बचेगा कितना, 150 तो पूरा खत्म हो गया, 500 से 250 चला गया, मतलब 250 वाला एट द रेट ऑफ 7 वाला हमारे पास पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये कौन से डेट का सिचुएशन हो गया, 10 अप्रैल वाला। 10 के बाद 11 में कुछ नहीं है, 12 में देखते हैं परचेज हुआ है 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 करके, तो 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 करके हमारे पास आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जरूर यहाँ एंट्री किया होगा 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 8। अब 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। 14 अप्रैल लास्ट ट्रांजैक्शन 500 यूनिट इशू हुआ है, तो 500 यूनिट कैसे इशू होगा, यहाँ से पूरा 250 चला जाएगा और 600 से कितना लेना पड़ेगा, और 250 250 250 500 होता है, ये एट द रेट ऑफ 7, ये एट द रेट ऑफ 8। तो बचेगा कितना, 600 से 250 चले जाने से कितना बचेगा, 350 बचेगा एट द रेट ऑफ 8 वाला। तो देख लो 350 बचेगा एट द रेट ऑफ 8 वाला, ये देखो, ठीक है। और इशू ये हो जाएगा 250 into 7 250 into 8। तो बिना स्टोर लेजर बनाए इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, बिना स्टोर लेजर बनाए इस तरीके से फीफो मेथड में हो गया। अब यहाँ पर लिख दिया है टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है फीफो मेथड में, तो कंजम्पशन कौन सा वाला, ये 1400 2650 और 3750, ये देखो टोटल लिख दिया। एंड बैलेंस यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना 2800। अगर इसी चीज को हम लोग लीफो में करते हैं तो क्या सिचुएशन होगा, ठीक है। तो लीफो में करेंगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले तो परचेस होगा 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 करके, तो ये देखो 300 ओपनिंग बैलेंस पहले आ गया, फिर परचेस हुआ 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 करके, फिर इशू करना था 250, ये देखो ये 250 इशू करना था। तो अगर हमारे पास, ये देखो अगर हमारे पास पहले कितना था, पहले हम लोगों के पास था ओपनिंग स्टॉक में, ये देखो
ओपनिंग स्टॉक में हम लोग के पास था 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके 500, फिर हम लोगों ने परचेस किया है 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 करके 1800, ठीक है। ये हो गया 5 अप्रैल, ये हो गया 1 अप्रैल, इसके बाद 6 अप्रैल 250 इशू करना है, तो बोलो कितना करके इशू होगा, बोलो 250 इशू करना है, कितना करके इशू होगा। ये तो परचेस, ये तो ओपनिंग 6 स्टॉक और ये परचेस, हाँ 6 करके, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 6 इंटू 250 कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो गया हम लोग का 1500, ठीक है। ये कौन से डेट का बात हो गया, ये 6 अप्रैल का बात हो गया, ये 1 अप्रैल का बात हो गया, ये 5 अप्रैल का बात हो गया, 6 के बाद 7, तो 7 का कोई ट्रांजैक्शन शायद नहीं था, हम लोग 8 अप्रैल देखेंगे। 8 अप्रैल में परचेज हुआ है 500 यूनिट, ठीक है, तो परचेज हुआ है 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 7 करके, तो 3500। 8 के बाद 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को 400 यूनिट इशू होगा, तो बोलो कैसे करके 400 यूनिट इशू होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 400 यूनिट कहां से देंगे, 400 into 7 at the rate of हाँ 7. मतलब ये 500 वाले से चला जाएगा, तो ये हो गया 2800, ठीक है। ये 10th अप्रैल हो गया, 10th के बाद 12th अप्रैल, 12th अप्रैल में फिर से हम लोगों ने परचेस कर लिया 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 4000, एट द रेट ऑफ 8 करेंगे तो 4800, ये हो गया 12th अप्रैल। और लास्ट 14th अप्रैल, 14th अप्रैल को इशू हुआ है कितना, 500 यूनिट, 500 यूनिट कहां से दे देंगे, At the rate of 8. एट द रेट ऑफ 8, तो ये हो गया हम लोग का 4000, ठीक है। तो इशू का डेटा हमें मिल जाएगा, इशू का डेटा हम लोग का कितना कितना हो जाएगा, ये 4000 और ये देखो 1500 और ये देखो 2800, ठीक है। तो देखो ये लिखा होगा, यहाँ पर लिफो में आ जाते हैं, देखो लिखा होगा यहाँ पर, देखो 1500 मैंने सर्कल किया अपना, 2800, 4000, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना दिखेगा बोल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक का तो हम लोगों ने काउंटिंग नहीं किया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखेगा बोलो, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखेगा, देखो हम लोग जब इशू किए पहली बार यहां से किए तो इससे दिख रहा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट जब इशू किए तो यहां से किए, उसके बाद इशू जब किए यहां से किए, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या बचेगा, क्या ये ओपनिंग स्टॉक एज ए क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो, इसको तो इशू नहीं किए, तो ये पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, हाँ मैम। अच्छा अब ये 300 में से 250 गया था, तो इसमें भी तो पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है 50. 50 एट द रेट ऑफ 6, 350, अच्छा, और ये 500 में से 400 गया तो कितना पड़ा हुआ है 100 एट द रेट ऑफ 700, और ये 600 में से 500 गया तो कितना पड़ा हुआ है 100 एट द रेट ऑफ 8 यानी 800, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 500, 350, 700 और 800, देखते हैं, ये देखो 100 इंटू 5, 500, 50 इंटू 6, 350, 100 इंटू 7, 700, 100 इंटू 8, 800। तो अगर हमें लेजर नहीं बनाने बोलेगा तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा 2800 और 2300। अब 2300 कैसे आ रहा है, ये तीनों का टोटल करने से, करके देख लो 500, 700, 800, तो 7 7 14, 2350 आ रहा है। 50 आ रहा है, नहीं तो 50 तो नहीं है, ये देखो 500, 3, हाँ 350 है, ओ अच्छा 15 to 6 मैंने गलत लिखा है, 15 to 6 कितना होता है 300 में। 300 होता है ना। अब ठीक है, देखो मैंने कैलकुलेशन ये लिखा ठीक है, बट मैंने 15 to 6 350 कर दिया, इसीलिए 50 आ रहा था, तो ये 2300 आ रहा है। और फीफो मेथड पे 2800 वो तो मैंने यहीं पर देखा था तो बता दिया, देखो यहाँ पर देख रहे थे बट ये टेबल बहुत नीचे था तो मैंने ये करके दिखा दिया, ठीक है। तो तुम लोग भी कॉपी में ऐसे करके कर लेना। तो देखो ये चीज रेडी हो गया। अब पॉइंट बी में हम लोगों ने लिख भी दिया कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिख रहा है, इशू कितना दिख रहा है। अब हमें कुछ कमेंट करने बोला था शायद, अब वो हम पढ़ के बता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने पहले निकाल लिया, ये पॉइंट ए और बी का आंसर निकाल लिया। अब हमें बोला है कि फिगर्स इन ए एंड बी इन पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर, अच्छा दोनों में अलग अलग क्यों आया है हमें ये बताना है, लेकिन स्टोर लेजर बनाने नहीं बोला, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग क्या आया है, अलग अलग कंजम्पशन वैल्यू आया है और अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया है। ऐसा क्यों आया है
ये बताना है। तो बोलो ऐसा क्यों आया है, बता सकते हो? सिंपल, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, इन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है। बोलो ऐसा क्यों हुआ है, अलग अलग क्यों आया है? क्योंकि एक में हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम, और दूसरे में हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसी को लिखा है। देखो हम बता देते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है कि द टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड टू इशूड टू प्रोडक्शन अंडर फीफो एंड लीफो मेथड्स कम टू 7,800 एंड 8,300। इशू का टोटल करोगे तो इतना इतना आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करने से इतना इतना आ रहा है। द रीजन फॉर डिफरेंस ऑफ 500, अब 500 किसका डिफरेंस बोल रहा है, ये इशू का। तो एक में इशू का वैल्यू 8,300, एक में 7,800, तो 500 का जो डिफरेंस आया है वो क्यों आ रहा है, बोल रहा है शोन बाय द फॉलोइंग टेबल इन द वैल्यू ऑफ मटेरियल एक्स इशूड टू प्रोडक्शन अंडर फीफो एंड लीफो। बोल रहा है वो टेबल में हम लोग नीचे दिखा रहे हैं, मतलब अभी तक बोला नहीं है कुछ भी, तो ये जस्ट आंसर देने का तरीका, मतलब यहाँ जस्ट एक्सप्लेन किया है कि हम लोग क्या दिखाने वाले हैं। तो बोल रहा है कि टेबल में दिखा रहे हैं कि ये डिफरेंसेस 500 रुपए का क्यों आया है। तो देखो यहाँ पर जब इशू हुआ तो 250, 400 और 500 इशू हुआ है 3 डेट पे, वो तो क्वेश्चन ही हमें बता रहा है। देखो 3 डेट पे इशू हुआ है, ये देखो, चाहे फीफो कर लो चाहे लीफो। 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 14 अप्रैल, 250, 400, 500, देखो वही लिखा टेबल में, ठीक है। अच्छा, फीफो में उसका वैल्यू कितना है, 1400, 2650 और 3750, ठीक है, टोटल 7800। ये हम लोगों ने करके देखा। लीफो में ऐसे ऐसे करके 8300, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सुनो, अब एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बोल रहा है कि 6 अप्रैल को जब हम लोग 250 यूनिट इशू कर रहे थे प्रोडक्शन में अंडर फीफो, देयर वैल्यूज कम्स टू 1400, उसका वैल्यू आया 1400। कैसे, बोल रहा है कि हम लोगों ने जब फीफो यूज किया तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम लोग का जो ओपनिंग स्टॉक था ना 100 रुपीज एट द रेट ऑफ 5, पहले हम लोगों ने वो यूज किया, फिर नेक्स्ट वाला जो हम लोगों ने परचेज किया उससे 150 यूज किया, जो कि एट द रेट ऑफ 6 वाला था। लेकिन लीफो में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। लीफो में हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने परचेज किया था ना, जो हम लोगों ने परचेज किया था उसमें से हम लोगों ने यूज किया है 6 रुपीज वाला, इसीलिए इसमें डिफरेंसेस आए। मतलब बेसिकली मेथड को एक्सप्लेन कर रहा है और कुछ नहीं, हम बता देते हैं। ये देखो फिर से, जब हम लोग फीफो यूज किए तो हम लोगों ने यहाँ से 5 रुपीज वाला लिया और यहाँ से 6 रुपीज वाला लिया। लेकिन इसी चीज का जब लीफो यूज करेंगे और 250 इशू करना है तो 300 से 250 एट द रेट ऑफ 6 वाला लिया, वही लिखा है, वही लिखा। मतलब ये एक्सप्लेनेशन कोई भी लिख सकता है, मेथड को बोला है, ठीक है। तो ऐसे हुआ क्योंकि हम लोगों ने दो अलग अलग रेट ऑफ जो है रॉ मटेरियल का जो है कंजम्पशन लिया, इस वजह से देखो यहाँ पर डिफरेंसेस कितना आ गया। इंडिविजुअली देखे तो यहाँ 1400 और यहाँ 1500, तो इंडिविजुअली डिफरेंसेस 100 रुपीज का आया, ठीक है। और 100 रुपीज कहाँ एक्स्ट्रा आया, लीफो मेथड में आया। फिर 10 अप्रैल का बता रहा है कि 10 अप्रैल का इशू प्राइस 2650 कैसे आया, तो वो तो हम लोगों ने देखा कि कैसे आया। तो अब ये इसको हम रिपीट ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ये कैसे आया हमें पता है। हम लोग जब फीफो मेथड यूज कर रहे थे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे ये आया और लीफो में ऐसे आया। तो फिर से 150 का जो है डिफरेंसेस आया। इंडिविजुअली अगर देखें तो किसमें ज्यादा चार्ज हुआ, लीफो में ज्यादा चार्ज हुआ। नेक्स्ट सेम तरीके से 500 यूनिट जब इशू हुआ इसके बाद, तो फीफो में हम लोग का इस प्रोसेस में इतना आया, लीफो में हम लोग का इस प्रोसेस में इतना आया, तो फिर लीफो में फिर से 250 एक्स्ट्रा आया, ठीक है। तो तीनों ही केसेस में अगर देखा जाए तो लीफो में हमारा 250 करके, एक बार 250, एक बार 150 और एक बार हम लोग का 100 करके तीनों ही केसेस में एक्स्ट्रा आया। तो टोटल एक्सेस अमाउंट कितना हो गया है, 500, ठीक है। टोटल एक्सेस अमाउंट हम लोग का 500 हो रहा है इन केस ऑफ हम लोग का इशू, ठीक है। इशू के केस में हम लोग का 500 एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक में क्यों डिफरेंसेस दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक में बोल रहा है 500 का ही डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग फीफो यूज कर रहे हैं, all 350 unit of the closing stock belongs to the purchase of material made on 12th April 2023। ये हम समझा देते हैं। जब हम लोग फीफो यूज कर रहे हैं तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया बैलेंस, ठीक है, वो 8 रुपीज वाला आया। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो था वो इश्यू में 0 हो गया, इसमें से 150 चला गया, 150 बचा हुआ था, ठीक। फिर से हम लोगों ने परचेस किया, फिर जब इशू किया ये 150 भी जाके 0 हो गया, और ये 500 में से 250 गया, तो कितना बचा हुआ है 250। फिर हम लोगों ने परचेस किया 600, इशू कितना हुआ
250, ठीक है, इसमें से इशू कितना हुआ 250, तो अब ये 600 में से 250 चला गया तो 350 बचा हुआ है और वो एक ही रेट का माल पड़ा हुआ है 8 रुपीज। ये चीज को उन्होंने लिखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो एक ही रेट वाला पड़ा हुआ है 8 रुपीज, लेकिन लिफो में अभी दिखाया अलग अलग रेट का पड़ा हुआ था, अभी मैंने कैलकुलेशन किया तब वहां दिखाया तो वही चीज लिखा है। ऑल 350 यूनिट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बिलोंग्स टू द परचेज मटेरियल 12 अप्रैल को जो परचेज किया था, बट लिफो मेथड में ओपनिंग बैलेंस से लेके 5 अप्रैल तक, 8 अप्रैल, 12 अप्रैल, ये तीनों डेट के परचेज का थोड़ा 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 स्टॉक पड़ा हुआ था। तो ड्यू टू डिफरेंट परचेज प्राइस, क्योंकि डिफरेंट परचेज प्राइस का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, द कंसर्न ऑफ डिफरेंट डेज ऑफ परचेज, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट अंडर फीफो एंड लिफो। अंडर फीफो 350 यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 8 रुपीज करके वैल्यू हुआ, जबकि लिफो में 100 यूनिट वेयर वैल्यूड 5, नेक्स्ट 56, 100, फिर 7 और 108। ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके तुम लोग को दिखाया था कि जो स्टॉक बच रहा है वो कैसे बच रहा है, ओपनिंग वाले से, फिर नेक्स्ट वाले से थोड़ा, फिर नेक्स्ट, हर एक स्टॉक से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, ठीक है, तो वो लिखोगे तो खुद ब खुद दिखेगा। तो फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है 500 रुपए से ज्यादा आया है, तो ये हमें बताने के लिए बोला था तो बता दिया, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा कम ही होता है, ठीक है, आ सकता है, कमेंट वाला क्वेश्चन है, आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किल वाला बात नहीं है, जो भी सिचुएशन हो रहा है वो तुम लोगों को लाइन बाय लाइन बता देना है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 13 ये हो गया, ठीक है। ये अब तुम लोग का टास्क है, तुम लोग अपने हिसाब से इसको कॉपी में करके जो है लिख लेना, ठीक है, हम और इसको लिख के नहीं दिखा रहे। अब यहाँ पर ये वाला 12 तो हो गया, इसके आगे का भी हो गया, 13 हो गया। अब इसका 14th नंबर वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा बता देते हैं, तुम लोग चाहो तो उसको घर पे देख सकते हो, ठीक है, हम बता देते हैं। कहाँ चला था? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन दिया, हम क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है कि ये पूरा एक स्टोर लेजर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बोला है कि Emboris India Limited is recently incorporated startup company back in the year 2019। ये एक स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप, ठीक है। is engaged in creating embedded products and internet of things solutions for the industrial market। तो इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम कुछ इस तरीके से है, इट इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन, डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये मेनली किस चीज पे फोकस करती है? इनोवेशन पे, नए नए चीजों का इनोवेशन करती है, डिजाइनिंग पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बेच रही है उसके ऊपर। तो ये सब स्टोरी है, ठीक है। वन ऑफ द एम्बेडेड प्रोडक्ट इज लॉगमैक्स, तो इनका एक प्रोडक्ट का नाम है लॉगमैक्स, ए सिस्टम ऑन मॉड्यूल कैरियर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। तो ये कोई सिस्टम ऑन मॉड्यूल कैरियर बोर्ड भी बना रहे इंडस्ट्रियल यूज के लिए। इट इज अ स्मॉल फ्लेक्सिबल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर डिजाइन एज पर इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि कंपनी क्या बनाता है क्या नहीं करता ये सब। In the beginning of the month September 22, company entered into a job agreement of providing 4,800 Logmax to NIT। तो इन्होंने 4,800 जो Logmax प्रोडक्ट है वो NIT में देने का बात किया है, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स विथ रेस्पेक्ट टू इशू, रिसिप्ट, रिटर्न और स्टोर डिपार्टमेंट handling microcontroller, a component used in designated assembling process have been extracted for the month of September 2022। तो बेसिकली रिसिप्ट जो भी इन्होंने सप्लाई करने का बात बोला है, जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो सप्लाई करेंगे। अब वो सप्लाई रिगार्डिंग ओपनिंग स्टॉक, फिर जो इश्यूज है, रिसिप्ट है, रिटर्न है, उसका डिटेल्स दिया है। फिर बोला है ऑन 25 सितंबर द स्टॉक मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस्ड हिज नीड टू लीव फॉर हिज hometown due to certain contingencies and immediately left the job same day। तो इनके जो स्टॉक मैनेजर थे उनको बहुत जरूरत था अपने घर जाने का, तो इन्होंने वो चले गए और ये ऐसा ही सिचुएशन था कि इमीडिएटली उन्होंने काम भी छोड़ दिया उसी दिन। लेटर ही ऑल्सो स्विच्ड ऑफ हिज फोन, उन्होंने फोन भी बंद कर दिया। एज द कंपनी हैज द टेंडेंसी ऑफ स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस ड्यू टू रस्टिंग द कंपोनेंट। तो कंपनी क्या करती है, हर मंथ के एंड में जो है स्टॉक चेक करती है, और क्योंकि रस्टिंग मतलब जो जंग होता है ना वो लग जाता है, तो उसके वजह से कंपोनेंट को चेक करती है, रिपोर्ट करती है, तो स्टॉक टेकिंग भी करती है। द न्यू स्टॉक मैनेजर, क्योंकि वो तो चले गए, ऑन 30 सितंबर फाउंड दैट 900 यूनिट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर वेयर मिसिंग। तो उनको लग रहा है कि
पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद कि 900 यूनिट्स माइक्रो कंट्रोलर मिसिंग है, विच वाज अपेरेंटली मिस एप्रोप्रिएटेड बाय द फॉर्मर स्टॉक मैनेजर, और उनका कहना है कि पहले जो स्टॉक मैनेजर थे उन्होंने कुछ इसमें गड़बड़ किया है, ठीक है। ही फर्दर रिपोर्टेड लॉस ऑफ 300 यूनिट ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट, तो कंपोनेंट बोल रहा है रस्टिंग के वजह से भी 300 खराब हो गया, तो ये तो नॉर्मल लॉस है, रस्टिंग तो होगा ही। अब अगर हमारा ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसपे रस्टिंग लगता है वो तो नॉर्मल लॉस है, लेकिन 900 यूनिट जो इनका कहना है कि पहले वाले स्टोर मैनेजर ने कुछ गड़बड़ किया है, अगर ऐसा होता है तो ये एबनॉर्मल लॉस है, वो तो चोरी कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मल लॉस है। From the above information, you are required to prepare stock ledger account using weighted average method of valuation issues. तो weighted average method मैंने तुम लोग को सिखाया, तुम लोग को weighted average method से इस क्वेश्चन को करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो फिर इतने सारे चीजों का देने का क्या मतलब है, कुछ नहीं, पहले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, किसको देगा किसको नहीं देगा, ये सब बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन तुम लोग के काम का चीज ये है, ठीक है, कि क्या क्या इश्यू हुआ क्या नहीं हुआ, और ये दोनों चीज नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करोगे, एबनॉर्मल लॉस ये मैंने सिखाया, वेटेड एवरेज मेथड सिखाया, तो तुम लोग उस मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम यही वाला सबसे पहले करवाएंगे, ठीक है, इलास्ट्रेशन 14, उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चन होगा वो करवाएंगे, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।